आप ये मत सोचो कि मैं एक ही दिन में अंबानी बन जाऊंगा। आप बिल्कुल ये मत सोचो कि मैं एक ही दिन में सारी चीज़ें कमा लूंगा। ऐसा क्या हो सकता है कि पैसे को लोग मास्टर बना लें? 1.5 लाख रुपए का फ़ोन लेके मैं उसको EMI पे चलाऊं, और सिर्फ इसलिए कि मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ। क्रेडिट कार्ड रखना सही है गलत है? शेम वर्ड को लेके इसको हम इतना बुरा क्यों समझते हैं, यही मेरी नॉवेल का आधार है। अगर मैं कुछ अमेजिंग नहीं करूंगा, अगर मैं कुछ बिल्कुल ही अद्भुत नहीं कर दूंगा, तो लोग मुझ पर ध्यान नहीं देंगे। भारत में लगभग हर 7वां आदमी मेंटल प्रॉब्लम से जो है ना शिकार है। जो मेंटल इश्यूज हैं उसको दबाने वाली बात है। आज के समय में ऑलमोस्ट हर किसी के पास नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, ZEE5 हो गया, सबके सब्सक्रिप्शन है। और आप कितना समय आपका पिक्चर देखने का, आप ट्रैवलिंग में देख रहे हो, आप मेट्रो में देख रहे हो। पहले सेविंग करें कि इन्वेस्टमेंट करें, या इन्वेस्टमेंट करके सेविंग करें? अगर एक घर में किसी को ढंग की बीमारी हो जाए जिसका इलाज सस्ता नहीं है, तो घर तक बिक जाएगा सर। हमारे यहाँ सेफ्टी नेट पे खर्च करने में लोगों को लगता है कि यार मैं इतना पैसा हेल्थ इंश्योरेंस पे दे रहा हूँ, इतना पैसा मैं इस पे दे रहा हूँ अपना मेडिकल इंश्योरेंस पे। फिर लोग सरकार पे कहने लगता है कि बताओ यार, विदेश में जो सरकारें हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस भी दे रही हैं, हेल्थ केयर भी दे रही हैं। क्रिप्टो मतलब स्ट्रीट फूड की तरह है सर। वो ठेले पे गोलगप्पे भैया बनाते हैं ना, या तो मज़ा ही आ जाएगा या तो पेट ही खराब हो जाएगा। डिजिटल गोल्ड होता है, तो लोगों को डिजिटल गोल्ड लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रणाम दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं द रंजीत टॉक्स। आज हमारे साथ हैं अनुराग मिश्रा जी, एक ऐसे इंसान जिन्हें एक ही पहचान में बांध पाना बहुत मुश्किल है। कभी उन्होंने ग्लोबल ट्रेडिंग फ्लोर्स पर काम किया, कभी दिल्ली की फैक्ट्रियों में बिजनेस संभाला, और आज वो लेखन की दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ रहे हैं। उनकी कहानी सिर्फ पैसों या कैरियर की नहीं है, बल्कि इमोशन, रिलेशन और होप की भी है। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं जिंदगी, पैसा और इंसानी जज्बातों का अनोखा सफर। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी आपका। थैंक यू सो मच सर यहाँ बुलाने के लिए। आपकी आइडेंटिटी क्या है? क्या आप मतलब बिजनेस में, फाइनेंस में, फिर अब बुक लिख रहे हैं, है क्या ये? मतलब आपकी आइडेंटिटी क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं आप। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा जो कैरेक्टर है, मुझे ना किसी एक लाइन में डिफाइन होकर नहीं रहना था। मैंने फाइनेंस के वर्ल्ड को भी एक्सप्लोर किया है, अभी बिजनेस भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जब आप कहीं भी जाते हो, जैसे किसी भी ऑफिस में काम करते हो, तो जो नए नए लोगों से मिलते हो, तो उनकी भी थॉट प्रोसेस ना आप इम्बाइब करते हो, आप एब्जॉर्ब करते हो, और आप उस तरीके से आपकी जो लाइफ होती है उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। जैसे फाइनेंस में क्या था, हार्डकोर डेटा ड्रिवन लाइफ है। दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, कौन सा स्टॉक कैसे जा रहा है, अमेरिका के प्रेसिडेंट की क्या स्टेटमेंट है, उससे हमारा मंडी डिसाइड होता था। लेकिन जब मैं बिजनेस में आया ना, तो तब मैंने जाना कि जो रियल वर्ल्ड निगोशिएशन है वो फेस टू फेस ही होती है। जैसे कई मेरे कॉन्टैक्ट्स होते थे जिनसे पहले मैं सिर्फ फ़ोन पे बात करता था, तो उनका बात करने का लहजा बहुत अलग होता था। जब मैं उनसे जाके मिला, उसके बाद जो बातचीत में सरलता आई, जो बातचीत में आसानी हुई। और मैंने एक चीज़ जानी कि जैसे हम क्या होता है, जैसे हम लोग भी जब यंग थे, करियर स्टार्ट कर रहे थे, तब हमें MNC का स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा लगता था कि भाई मतलब पॉलिश्ड ऑफिस है, मतलब सब कुछ अमेजिंग है, बिजनेस पार्क में है, नीचे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत अमेजिंग लगता था। लेकिन आप जब इसी तरह बिजनेस में आओगे, आप जब मार्केट्स में जाओगे, चावड़ी बाज़ार, चांदनी चौक, जो सबसे बड़ी हार्डवेयर की मार्केट है, सैनिटरी मार्केट है, तो वहाँ पे आप देखोगे छोटी छोटी तंग गलियाँ, दुकानें छोटी छोटी, वहाँ पे लोग आराम से बैठे हैं, नॉर्मल कपड़े पहन के बैठे हैं, और आपको एक बार लगेगा कि यार ये लोग काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पर आप रियल में जब आप उनसे जाके देखोगे ना, वो लोग लाखों करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। तो वहाँ से जो एक चीज़ मेरी चेंज हुई ना, कि परसेप्शन, किसी भी चीज़ को देख के आपको उसके बारे में कोई जजमेंट नहीं करना चाहिए। आप ये चीज़, जो इमोशंस होते हैं लोगों की, जो लोगों के बारे में बातें होती हैं, जब तक आप उनके साथ बैठेंगे नहीं, जब तक आप उनके साथ डेली डीलिंग नहीं करेंगे, आप किसी से एक मीटिंग में भी नहीं जान सकते कि एक्चुअली आदमी कैसा है, उसके पीछे क्या, उसका आप सही बोले। जैसे मैं कई बार इसे चौड़ी बाजार इस तरह आप जाएं, स्कूटर से लोग आते हैं, मतलब करोड़ों का मालिक है, घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन वो स्कूटर से आते हैं, सुबह आए, दुकान खोला, शाम को अपना खुद ही बंद किया, चला गया। नॉर्मल आदमी कोई उनको देखेगा तो कह नहीं सकता कि ये करोड़पति हैं या उससे ऊपर है। ये तो नहीं, बात सही बोल रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी जैसे जॉब में आप देखो ना कि जैसे जो नए, मैंने भी जब जॉब किया था, मैं भी इस चीज़ का फॉल्ट हूँ, मतलब मैं कुछ अलग नहीं था। जब मैंने भी नया जॉब स्टार्ट किया तो हो सकता है थोड़ा सा मेरे अंदर भी आ गया, हाँ मुझे सैलरी मिलने लग गई है। अब ऐसा नहीं था कि पहले कोई घर में कोई दिक्कत कमी थी, लेकिन फिर होता है ना कि आप और अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हो, और नया मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हो, और स्टाइल से चलना चाहते हो कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं छोटी गाड़ी क्यों चला रहा हूँ, मैं बड़ी गाड़ी क्यों ना चलाऊँ। बट वहाँ जाके मैंने लोगों को जाना कि एक्चुअली जिनके पास कोई चीज़ होती है वो उनको दिखानी नहीं पड़ती,
अगर आप देखोगे तो फेसबुक के जो ओनर हैं जकरबर्ग हैं, आप उनको देखो, उनका ड्रेसिंग सेंस देखो, स्टीव जॉब्स जब थे उनका ड्रेसिंग सेंस देखो, वो लोग बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनते थे, वो सब इन सब चीज़ों पे टाइम ही वेस्ट नहीं करते थे। उनके हिसाब से ये सब चीज़ों का सिर्फ दिखावे से मतलब है। उनका मतलब था कि मैं आया हूँ, आप मुकेश अंबानी जी को देख लीजिए, हमारे यहाँ के बिजनेस टाइकून कितना सिंपल रहते हैं, बिल्कुल सिंपल रहते हैं, सिंपल कपड़ा पहनते हैं। लेकिन आप बताइए उनसे द रिचेस्ट इंडिया में कौन है? जितने पैसे वो दिन में खर्च कर देते तो हम सोच भी नहीं सकते। तो ये सब चीजें ना, क्या आपको क्या लगता है ये सिर्फ सिंपलिसिटी है इसलिए पहनते हैं, या ये लोग इस लेवल के हैं, उनको लगता है कि मैं कुछ ही पहनूं सब अच्छा लगेगा उनके लिए? तो जी सर, आप उनके लिए पैसा मतलब कपड़ा आप दिखाने का शौक नहीं है जी, उनके लिए बाकी चीजें और हो सकती हैं। हाँ सर, बिल्कुल हो सकता है सर। अब जैसे उनकी बेटी की शादी थी, अभी अब देखिए कितना खर्चा हुआ है, इस पर बहुत डिबेट भी हुई। बट सर मुझे ऐसा लगता है ना, अगर आप देखो मुकेश अंबानी ने अपनी टोटल वेल्थ का शायद 2 या 3% भी खर्च नहीं किया होगा। एक आम आदमी हमारे यहाँ अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई का 50 से 60% खर्च कर देता है एक शादी में, अपने बेटे की शादी में, अपनी बेटी की शादी में। तो अगर आप उस तरीके से भी सोचोगे तो उन्होंने कोई बहुत ज्यादा नहीं किया, उन्होंने अपने हिसाब से किया, क्योंकि उनके गेस्ट उस तरीके के हैं, उनके भी अपने शौक होते हैं। लेकिन सर सिंप्लिसिटी तो है ना, अगर आप क्योंकि देखिए सर शादी ब्याह तो 6 महीने का 1 महीने का प्रोग्राम हो गया, लेकिन आप जिंदगी भर में आप उनको देखें ना, उनके रहने में, उनके सहने में, उनके बोलचाल में, बातचीत करने के तरीके, उनका बिहेवियर, बात करने का तरीका, जैसे वो अपने स्टाफ से मिलते हैं, जैसे आप उनको मीटिंग्स में देखोगे, जैसा उनका कंडक्ट अपने यहाँ पे अपने वेटर्स के साथ होता है, अपने बाकी नॉर्मल स्टाफर के साथ होता है। क्योंकि मुझे सर किसी ने बहुत पहले एक बात कही थी कि अगर आपको किसी का सही व्यक्तित्व जानना है तो आप देखिए कि वो अपने से छोटे ओहदे के लोगों से कैसा बिहेव करते हैं, वहीं पर आप जान जाएंगे। क्योंकि जो हमसे सीनियर होते हैं उन सबसे इज्जत से तो हम सभी बात करते हैं, उनके सामने हम बहुत अदब से पेश आते हैं, उनके सामने हम बहुत जेंटल रहते हैं, उनके सामने हम बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि जैसे कि हमसे अच्छा कोई इंसान ही नहीं है। लेकिन वही अपने से छोटे जो होते हैं, थोड़े लेवल के लोग होते हैं, उनसे हम कई बार बेअदबी से बात कर जाते हैं, बदतमीजी भी हो जाती है, जबकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान की जो सही परख होती है, आप अगर एक बार उनको देखेंगे कि वो किस तरीके से अपने लोअर लोगों से बात कर रहे हैं ना, तो आप समझ जाएंगे कि इंसान है कैसे। हो सकता है ऊपर नीचे हो, पर मेजरली ये मुझे ऐसा लगता है कि इससे पता तो लग ही जाता है कि इंसान का एक्चुअल नेचर कैसा है। अच्छा, आपकी एक बुक आई है? जी सर, सेम वियर्स माय नेम। जी सर। इसका जो नाम है ना बड़ा अच्छा साउंड कर रहा है क्या बेसिकली इस बुक में क्या चीज़ लिखा है? सर एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, ये जो बुक है ना, क्योंकि जब जैसे मैंने बताया फाइनेंस में था, बिजनेस में था, तो धीरे धीरे ऐसा होता है ना कि जब आप काम कर रहे होते हो तो आपको एक वेंट आउट का प्रोसेस चाहिए होता है। कहीं ना कहीं आप चाहते हो ना कि मेरे जो अंदर की थॉट प्रोसेस हैं, जितने आप लोगों से मिल रहे हो, वो चीज़ कहीं तो निकले। तो ना इसके लिए मैंने लिखना चालू किया। सर लिखना सर सबसे पहले मेरे लिए थेरेपी था, कि जो इतने सारे थॉट्स प्रोसेस आते हैं दिमाग में, इतनी सारी चीज़ों के बारे में आप सोचते हो, दिन भर में इतनी सारी दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, आप देख रहे हो, तो वहाँ से सर मैंने लिखना चालू किया था। उसके बाद जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ, जो मैंने चीज़ें सुनी, जो मैंने चीज़ें खुद भी देखी हैं अपने ऊपर, जो मैंने और लोगों के साथ भी होते हुए देखी हैं, तो इन सब का जो एक समरूप है ना, वो मेरी नॉवल में निकल गया। उसका नाम है शेम वेयर्स माय नेम। ऐसा टाइटल आई नो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब ये टाइटल मैं डिसाइड कर रहा था तो ये बहुत क्योंकि मेरी पहली नॉवेल है सर, इससे पहले मैंने नॉवेल नहीं लिखी थी। तो घर में जब से डिस्कस होता है शेम वेयर्स माय नेम, तो थोड़ा सा पापा लोग, बाकी लोग जो बड़े लोग हैं, थोड़ा संकुचा जाते हैं कि शेम नाम नहीं होना चाहिए, पहली आपकी नॉवेल है, थोड़ा कुछ बढ़िया सा नाम हो जिसको देख के लोग करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर, ये जो फीलिंग है ना कि शेम वर्ड को लेके, ये इसको हम इतना बुरा क्यों समझते हैं, यही मेरी नॉवेल का आधार है कि मतलब आप इन चीज़ों को इतना बुरा क्यों समझते हैं। ये शेम हो गया, रिग्रेट हो गया, आप इन सबको इतना टैबू वर्ड्स क्यों मानते हैं। स्टिग्मा बना रखा है सर हमारी सोसाइटी में कि अगर जैसे कोई बच्चा, छोटा बच्चा होता है, उसको चढ़ाना होता है, शेम 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 शेम। सर शेम एक शर्म, एक इमोशन है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग डेली बेसिस पर कहीं ना कहीं तो फील करते ही होंगे। हो सकता है अपनी जॉब को लेके करते हो सकता है अपनी फैमिली सिचुएशन को लेके करते हो, बट एक थॉट है सर, ये आता है दिमाग में, चला जाता है। इस चीज़ को हम लोग अपने आप में ही इतना बड़ा बना देते हैं कि हमें इस शब्द से लगने लगता है कि हम अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। तो जो मेरी नॉवेल है सर, मेरी नॉवेल का भी यही है कि एक बच्चा है जो अपने घर परिवार में बड़ा हो रहा है। जैसा कि नॉर्मली इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होता है कि पेरेंट्स आपको सबसे अच्छी चीज़ें देने की कोशिश करते हैं। वो आपको अपने हिसाब से ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, वो आपको जो कपड़े उन्होंने नहीं पहने आपको कपड़े देंगे, जो चीज़ें हो सकता है उनके पास कभी नहीं थी वो आपको ला के देंगे। अगर आपको लैपटॉप चाहिए तो भले उन्होंने ज़िंदगी में लैपटॉप यूज़ नहीं किया, पर आपके लिए सबसे अच्छा लैपटॉप ला के देंगे कि भाई बच्चा हमारा पढ़ाई कर रहा है, अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और ये बने। तो ये पेरेंट्स का बिल्कुल एक साफ इंटेंट होता है। लेकिन सर कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दिया, हमने उनको सारी चीज़ें ला के दे दी, पर हो सकता है ना कि उसका वो मन ही ना हो। क्योंकि देखिए सर, पढ़ाई एक इकलौती ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हर बच्चा एक्सेल करे। आज के समय में आप देखिए कि हर कितनी सारी फील्ड्स हैं, लेकिन पहले क्या होता था या अभी मोस्टली फैमिलीज़ में क्या होता है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो आपकी बाकी सारी चीज़ें थोड़ी दब जाती हैं।
आप अगर अच्छे खिलाड़ी भी हुए तो कहेंगे अरे नहीं तुम पढ़ने में अच्छे नहीं हो। होता ना सर, पहले तो होता था खेलने को लेके लोग कहते थे ना, अब सर IPL आ गया, अब बहुत सारी चीज़ें आ गई, अब धीरे धीरे खेल को इतना प्रोत्साहन मिला है, हमारे यहाँ करंट गवर्नमेंट से भी बहुत प्रोत्साहन मिला है, तो अब धीरे धीरे खेल को लेके मानसिकता बदल रही है। पर जनरली क्या होता है सर, पढ़ाई को लेके लोग ज़्यादा फोकस रहते थे कि पढ़ाई आपकी अच्छी है कि नहीं है। तो फिर क्या होता है कि आप कंपेयर करने लगते हो। जैसे एक बहुत छोटी सी चीज़ है, आमतौर पे हर घरों में होता है कि आपने स्कूल में अच्छे नंबर नहीं आए, अरे यार उसके देखो कितने अच्छे नंबर आए, तुम उसकी तरह पढ़ाई क्यों नहीं करते। कंपैरिजन करते हैं दूसरे बच्चों से। हाँ सर, जैसे कि मान लीजिए कि अरे तुम्हारे बुआ का लड़का देखो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करता है, तुम 8 बजे तक सो रहे हो। अब हो सकता है वो रात में 9 बजे सो जाता हो, ये भाई साहब रात में 12 बजे सो रहे हो। मतलब कुछ गलत सही नहीं है, सबका अपना परिवेश का तरीका है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जब बच्चों को छोटे से ही कंपेयर करना चालू कर देते हो ना, कि आप उन लोगों को हर जगह टीका टिप्पणी करते हो कि ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं, तो बच्चों में ना एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। वो शुरू से ही दबने लगते हैं, उनको ऐसा लगने लगता है कि यार मैं कुछ भी कर रहा हूँ ना, दिस इज़ नॉट इनफ, कि मैं कितना भी एफर्ट डाल रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपने टेस्ट में स्कोर किया, 100 में से 70 नंबर स्कोर कर दिए, तो कहेंगे भाई आपके 90 नंबर क्यों नहीं है, आपकी क्लास में बच्चों के तो 95 नंबर भी आ रहे हैं। तो ऐसे में ये लगता है ना कि भाई आप ये भी तो देखिए ना कि 70 नंबर लाने में मैंने कितनी मेहनत करी। हो सकता है ना मैं उस सब्जेक्ट में उतना अच्छा नहीं रहा हूँ, आप मेरी मेहनत भी तो देखिए, आप ये भी तो देखिए ना कि मैं दिन रात पढ़ाई कर रहा हूँ। और एक सर हमारी ना सोसाइटी में प्रॉब्लम है कि जो रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट से ही आपके एफर्ट की या तो तारीफ होती है या तो बुराई होती है। ये बात सही बोले आपने, जितना नंबर आएगा उससे समझ में आएगा आपने एफर्ट अच्छा किया है। अगर आपने मान लीजिए कि आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है और आप 10 क्वेश्चन पढ़ के चले गए, लकीली वही 10 क्वेश्चन टेस्ट में आ गए और आपने स्कोर अच्छा कर लिया, तो सभी बोलेंगे बहुत मेहनत करी है, कितना पढ़ाई करता है, कितना अच्छा लड़का है, कितनी बढ़िया लड़की है, मतलब पूरी मेहनत कर रहा है। वही आप पूरी बुक चाट जाएं और 10 क्वेश्चन छोड़ दे, वही 10 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ गए मान लीजिए, और वो नहीं आप कर पाए, तो यार तुम पढ़ते ही नहीं हो तुम। क्योंकि फिर क्या लगता है कि तुम पढ़ने के लिए किताब लेके बैठे रहते होगे, तुम कॉमिक्स पढ़ रहे होगे उसके बीच में, या तुम मान लीजिए वो फ़ोन पे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो तुम फ़ोन पे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होगे। तो जो सक्सेस होता है ना, सक्सेस एक पैरामीटर बन जाता है, आपके एफर्ट्स को लोग कोई देखते ही नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ना, इससे सारे बच्चों को एक संकीर्ण मानसिकता बन जाती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना कि वो आपसे बातें बताना बंद कर देते हैं, या वो छुपाना शुरू कर देंगे आपसे कि कोई चीज़ बताएंगे नहीं। मान लीजिए कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो ट्राई करेंगे आपसे छुपा लें। यहीं से सर ना एक गैप डेवलप हो जाता है बच्चों में और पेरेंट्स में। तो वही मेरे कैरेक्टर की स्टोरी है आर्यन की, कि उसके साथ ऐसा ही होता है कि जैसे उस घर पे उसके हमेशा उसको उसके कज़न से कंपेयर किया जा रहा है, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसको हमेशा अगर वो कुछ करता भी है तो वो लोगों की और बड़ी अचीवमेंट में ना उसकी चीज़ें छुप जाती हैं। मान लीजिए वो टेस्ट में अच्छा स्कोर करके लाया पर उसी समय उसका कज़न IIT टॉप कर लिया, तो IIT टॉपर की बात ज़्यादा होंगी, उनकी क्लास की क्विज़ की बात तो होगी नहीं। तो इन सब चीज़ों से जब वो बड़ा होता है, इन सब चीज़ों में बढ़ता है, तो उसको लगता है कि यार अगर मैं कुछ बिल्कुल अमेजिंग नहीं करूँगा, अगर मैं कुछ बिल्कुल ही अद्भुत नहीं कर दूंगा तो लोग मुझ पर ध्यान नहीं देंगे। और आप ध्यान की कमी है उस बच्चे को, तो क्या करता है धीरे धीरे फिर वो ना बातों को घुमाना चालू कर देता है। कि जैसे मान लीजिए कि उसके क्लास में टेस्ट हुआ, 100 में से उसके 40 नंबर आए और टॉपर के 80 नंबर आए और उसके बाद 33 नंबर आए, तो वो इस बात को ऐसे नहीं बोलेगा कि मेरे टेस्ट में 40 नंबर है, बोलेगा मैं क्लास में सेकंड आया। बात तो सही है टेक्निकली। तो क्या होता है, इसने सच को थोड़ा सा घुमाया, तो उसको देखा, जब उसने बोला मैं क्लास में सेकंड आया तो घर पे थोड़ा सा लाड मिला, अरे बहुत अच्छा किया, अगली बार फर्स्ट आने का ट्राई करना। तो यहाँ से ना उसकी एक डेप्थ की शुरुआत होती है। जो स्पाइरल डाउन बच्चा करता है, वो देख रहा है कि मेरे एफर्ट से कोई मतलब नहीं है, जो रिजल्ट है वही मैटर करता है, और रिजल्ट तभी मैटर करेगा जब मैं कुछ बहुत अच्छा करूँगा। तो क्या होता है, फिर धीरे धीरे वो उन चीज़ों के बारे में स्टोरी बनाना चालू कर देता है कि भाई मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, टीचर ने मेरी तारीफ़ कर दी, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर। इस तरीके से जो बच्चों का शुरू होता है, जो आर्यन का, उसी बारे में मेरी कहानी है। जो मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में ना सोशल मीडिया के एक्सपोजर में ऑलमोस्ट हर बच्चे की कहानी है। क्योंकि जब से ये इंस्टाग्राम आया है, बच्चों में स्पेशली क्या हो गया है कि एक होड़ लग गई है। अब आप देखें ना कितने केसेस होने लग गए हैं सुसाइड के, कि मेरी स्कूल की एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया कि मेरी रील्स पे लाइक नहीं आए। हाँ सही बात है, मैंने सुना था। आपने सुना ना सर कि मेरी रील्स पे लाइक नहीं है। अब आप बताइए कितनी छोटी सी बात है कि मेरी रील पे लाइक नहीं है तो मैंने उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। अब आप माँ बाप को सोचिए, अब आप सोचिए कि किस तरीके से वो उसका मानसिक संतुलन उस समय रहा होगा। और आज के समय में मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ये बोल देना कि भाई बच्चों को मोबाइल ना दो, तो ये पॉसिबल नहीं है सर। स्पेशली कोविड के बाद से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया है। छोटे से बच्चे हैं, स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कुछ ना कुछ उनका असाइनमेंट है जो आप कॉपी पेन से तो कर नहीं सकते। अब इसका सामंजस्य बिठाना कि कितना सही यूज़ करें कितना गलत, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप कोई मछली पानी में तैर रही है ना, तो आप ये नहीं बता सकते कि उसने पानी पिया है कि नहीं पिया है।
क्योंकि वो तो बच्चा जब लैपटॉप मोबाइल यूज़ कर रहा है तो वो तो करेगा ही। अब वो कितना सही कर रहा है कितना गलत कर रहा है ये आप पता नहीं लगा सकते। आप ये कर सकते हैं, आप ऐसा एटमॉस्फेयर अपने घर पे दे सकते हैं कि अगर बच्चा यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है तो आपको बता के देखे कि भाई अगर उसे लग रहा है कि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे एंटरटेनमेंट है सिर्फ मेरे लिए, तो मैं अपने माँ बाप को बता पा रहा हूँ। अगर मैं बता के कर रहा हूँ तो वो खुले करेगा, कम करेगा। यही छुपा के जो आदमी जो करेगा वो ज़्यादा करेगा। जिस भी चीज़ के लिए आपको मना कर दिया जाए आप वो ज़्यादा तो करोगे ना सर, ये तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। आप मुझे जो चीज़ मना करोगे मैं वही करने लग जाऊँगा। तो सर ये सब चीज़ों के मेरे हिसाब से इसी बारे में नहीं नॉवेल है। पूरी जो है अपने जो बुक है वो जी सर, इस पे है। जी सर, आर्यन की स्टोरी है। तो वही इस बारे में है कि जो एक जनरेशनल ट्रॉमा होता है और जो इनहेरिटेड शेम होती है वो आपकी जो आइडेंटिटी होती है उस पर कैसे क्वेश्चन करती है। फिर इस तरीके से जो बचपन में जो आपको वैल्यू सिस्टम मिला है तो जब आप बड़े होते हो तो आपके टीनेज में आपके जो एक वैल्यू सिस्टम जो हो गया उसको डेवलप कैसे किया उसने, और क्या क्या आपके अंदर परिवर्तन आया इन सब चीज़ों को लेके। हो सकता है कि अगर घर में सब माहौल सही होता तो अब आप एक बिल्कुल ही बैलेंस्ड इंसान बनते, तब आप लोगों को सही बोलते, लोगों से सही बात करते। बट जिस बच्चे को बचपन से अटेंशन नहीं मिली तो जो बड़ा होगा तो इधर उधर बातें बोलेगा ही, इधर कहानियां बनाएगा ही, क्योंकि वो अटेंशन वो कहीं ना कहीं से तो लेगा ही ना सर। अटेंशन हर किसी को चाहिए। जैसे आपने बात बताई कि ठीक है बच्चों को आप ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दे सकते हैं बहुत ज़्यादा। जो आज से 20 साल 30 साल पहले जो पेरेंट्स थे या टीचर थे अपने बच्चों को तो अच्छे से कूटा करते थे, होता था ना। जी सर, पेरेंट्स भी कूटते थे, टीचर भी अच्छे से वो करते थे, तो क्या वो गलत था और अब सही है? अब की पेरेंटिंग अच्छी है या पहले की पेरेंटिंग अच्छी थी? सर ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। मैं देखिए मेरा जो मानना है, मेरा ये मानना है कि दोनों टाइम को कंपेयर नहीं किया जा सकता। तब बच्चे अलग थे, तब माँ बाप अलग थे, तब टीचर भी अलग थे। ऐसा कैसे? सर हमारे मतलब मेरी तो इतनी एज नहीं है, बट फिर भी अगर मुझे आज भी अपना कोई स्कूल का टीचर कहीं मिल जाए या आज भी टीचर्स डे होता है तो मैं सबको मैसेज करता हूँ, जिन पे नंबर नहीं उनको ईमेल करता हूँ, बात करता हूँ। या मुझे सड़क पे कोई टीचर दिख जाएगा तो मैं उनको बिना हेलो बोले नहीं आऊँगा। ऐसे मेरे फादर को देखा था मैंने एक बार कि उनको टीचर मिले काफ़ी समय बाद तो वो पैर छुए बिना नहीं आए। अब सर वो टीचर्स की वैल्यू नहीं है सर, अब वो टीचर्स का ना एक जो रिस्पेक्ट था। नहीं तो इसमें गलती टीचर का है या गलती इसमें स्टूडेंट का है? सर इसमें गलती सर आज के एटमॉस्फेयर की है। अब आप बताइए ना, आज से 20 साल पहले बच्चों को पता थोड़ी था कि डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है। आज 8 साल के बच्चे को पता है कि डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है। आप स्कूल में किसी बच्चे को टीचर डांट दे तो पेरेंट्स पहुंच जाते हैं कि आपने मेरे बच्चे को डांट दिया, उसने डिप्रेशन में आके खाना नहीं खाया। अब आप बताओ ना 8 साल के बच्चे को डिप्रेशन शब्द मुझे लगता है गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन आ चुका है ना कुछ बच्चों से रिलेटेड, बहुत से उससे रिलेटेड, कि आज के समय में आप पेरेंट्स जाके स्कूल में टीचर ने यदि थोड़ा सा कुछ भी बोल दिया बेटे को, बेटा आके यदि घर में बता दिया तो वहां जाके हंगामा कर देते हैं। जी सर, पहले ऐसा होता नहीं था। नहीं, पहले तो टीचर भी मारते थे और घर में आके जब बताता तो पिताजी मारते थे। तो ऐसा तो नहीं कि अब पहले के बच्चे अच्छे नहीं निकले, लेकिन ठीक है आज का जो जनरेशन है जो भी गाइडलाइन वही सर, आप बात सही कह रहे हैं। मुझे बताएं, WHO की रिपोर्ट है जी सर कि भारत में लगभग हर 7वां आदमी वो मेंटल प्रॉब्लम से जो है ना शिकार है। जी सर, तो ये किस तरह से ये निकले, किस तरह से लोग जो है ना इस आज के समय में कुछ इस प्रॉब्लम को बताने में भी लोग जो है ना डरते हैं, हिचकते हैं लोगों को, तो ऐसे इस तरह से इससे निकले कैसे लोग? सर इसको निकलने का तो सबसे पहला तरीका है एक्नॉलेज करना। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि मुझे समस्या है। जब तक आप समस्या को मानेंगे नहीं तो आप उससे निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि ये कहना बड़ा टफ है सर। हमारे समय में या अभी आज के समय में भी इंडियन हाउस होल्ड में आप ये जाके बोलोगे क्योंकि मुझे परेशानी हो रही है, मुझे एंजाइटी हो रही है, तो कहेंगे अरे कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। अगर आपको सरदर्द है ना मामूली सा, तो आपको 4 दवाएं हैं आपके पास, क्रोसिन खा लीजिए, सेरेडॉन खा लीजिए। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे ना कि मुझे एंजाइटी हो रही है या मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही बात है, अरे कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा, आराम से अच्छे से खा के सो, सुबह तक सब चंगा हो जाएगा। तो सर ये जो बात है ना कि जो मेंटल हेल्थ का जो इशू, जो मेंटल इश्यूज़ हैं उसको दबाने वाली बात है। इससे निकलने का सर सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप मेरे हिसाब से है कि आप पहले अपनी समस्या को एक्नॉलेज करें। जैसे मान लीजिए कि मुझे बहुत बेचैनी होती है, मुझे बहुत एंजाइटी है, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी प्रेशर वाले टास्क में आता हूँ। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, कॉर्पोरेट से मैं उठाता हूँ कि मेरे पास अगर कोई भी ऐसा टास्क आता है जिसके लिए सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मुझे बड़ी बेचैनी हो जाती है और मैं उसमें टास्क फंबल कर देता हूँ, मैं गलत कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे मानना पड़ेगा कि हाँ जी मेरे साथ समस्या है ये। उसके बाद जो भी आपके सीनियर्स हैं, अगर ये ऑफिस का मैटर है तो ऑफिस में, घर का मैटर है तो घर पे, एक ऐसा कम्युनिकेशन आपको डेवलप करना पड़ेगा जी, आपको बताना पड़ेगा जी समस्या है। ना मानने से चीज़ दूर नहीं होने वाली है, आपको ये समझाना भी पड़ेगा और ये दूसरे लोगों का भी वो है, जिम्मेदारी है कि वो समझें। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे बच्चे बोलते हैं कि मुझे पढ़ने में बहुत अजीब लग रहा है, मुझे मन नहीं कर रहा, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि बहाना बना रहे हो
ये जो हम मानसिकता है ना कि सर बहाना बना रहा है इंसान, ये बहुत गलत है। ऑफिस में होता है ना कि यार ये एंजाइटी नहीं हो रही, काम करने का मन नहीं है। ऑफिस में होता है ना सर कि काम करने का मन नहीं है। हाँ, तो भाई काम करने का मन ऐसा थोड़ी होता है कि इंसान का काम करने का मन नहीं होगा। हो सकता है एक आध दो बार किसी कोई कुछ होते हो जिनका नहीं होता हो, बट अगर कोई बोल रहा है कि मेरा काम करने का मन नहीं, तो सीधा ये कैसे अज्यूम कर लेंगे कि इंसान काम ही नहीं करना चाहता। तो इन सब चीज़ों को लेके ना आपने सबसे पहले एक्नॉलेज किया, उसके बाद आपने कम्युनिकेशन की, भाई मेरी ये समस्या है। उसके बाद सर इससे जो प्रैक्टिकल टिप्स है ना जो मेंटल इश्यूज से निकलने के, वैसे सर ये बड़ा सब्जेक्टिव है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम अलग है तो मेरा सोल्यूशन भी हो सकता है अलग हो। जैसे मेरे साथ क्या होता है कि मेरे को लिखना बहुत पसंद है, मेरे को समस्या आई, मैंने दिन में मुझे बहुत ही ख़राब लगा तो मैंने उसको डायरी में लिख दिया। एक जर्नलिंग सर बहुत ही पावरफुल इफेक्टिव मेथड है आज की डेट में, कि अगर आपको लग रहा है कि कोई भी चीज़ मेरे को समस्या लग रही है, कोई भी चीज़ ऐसी है कि जो मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप उसको लिख देते हो। कई बार क्या होता है ना, जब आप कोई चीज़ लिख देते हो ना, तो एक तरीके से आप उसको बाहर निकाल रहे हो अपने अंदर से, आप वो चीज़ किसी को बता रहे हो, अपनी डायरी को भी भले बता रहे हो, तो आप उस चीज़ के बारे में लिख रहे हो, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन लगता है कि चलो ये चीज़ अब सिर्फ मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर से भी बाहर भी आ रही है। जर्नलिंग हो गया सर, मेडिटेशन लोग कहते हैं, जो कि ईजी नहीं है मेडिटेशन के लिए वो लोग कहते हैं कि मेडिटेशन बहुत ईजिली बोल देते हैं आज की डेट में। आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, हर दूसरा पेज जो है ना वो इन्फ्लुएंसर ही बना हुआ है, और हेल्थ हीलिंग इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। हर कोई हील कर रहा है बहुत आसानी से, भाई आप मेरा ये कोर्स ज्वाइन कर लो आप ठीक हो जाओगे। तो आपको क्या लगता है ये सही है? नहीं सर, जो लोग ये कर रहे हैं तो? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ जैसे इशू को मोनेटाइज करना बिल्कुल सही नहीं है। आप किसी की फीलिंग के साथ वो कर रहे हो, तो वो लोग वो जो लोग हैं जिसको ये प्रॉब्लम है, जी सर, यदि वो यूट्यूब या इंस्टा देख के और या उसका कोर्स करके ठीक हो रहे हैं, तो ये गलत कैसे हुआ? नहीं सर, ठीक हो रहे हैं सर, इसकी मतलब कोई गारंटी नहीं है ना। जैसे कि अभी क्या होता है कि हर कोई, जैसे मैं हूँ, मान लीजिए कि मैं एक इंस्टाग्राम हीलिंग पेज चला रहा हूँ, तो मैंने लोगों ने मुझे बोल दिया हाँ जी हमें बड़ा अच्छा लगा सेशन आपका, मैंने उसको डाल दिया कि देखो ये इंसान ठीक हो गया, तो ये, लेकिन मैं कैसे सकता हूँ कि ठीक हो गया। और आज के समय में सर फैब्रिकेट करना, रिव्यू और ये सब तो बहुत ही छोटी सी बात है। बहुत, तो ये लोग जाए कहाँ? डॉक्टर को ही दिखाएं? कैसे ये मतलब ठीक कैसे हो, इसके बारे में बताया ना। सबसे पहले सर अपना डॉक्टर के पास सर सबसे पहले अगर आप थेरेपी ले सकते हैं, क्योंकि थेरेपी लेना सबके लिए आसान नहीं होता, हर जगह साइकोलॉजिस्ट अच्छे अवेलेबल नहीं है, और साइकोलॉजिस्ट में भी क्या होता है कि आपकी बात समझ पाए वो भी अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले तो सर अगर मैं तो चाहूँगा कि अगर घर में अगर लोग आपकी प्रॉब्लम समझें, क्योंकि सर सारी हीलिंग ना अंदर से होती है, और अंदर आपका घर पे डिपेंड करता है कि आप घर पे आपके माहौल कैसा है। और डॉक्टर्स के पास जा सर, अगर आप किसी सर्टिफाइड ट्रेनर के पास जा रहे हो, ये इंस्टाग्राम वाले नहीं, प्रॉपर जिन्होंने साइकेट्री की डिग्री ली है, तो वो जाना ज़्यादा बेटर उपाय है, रादर देन कि हमें इन सब लोगों के जो टिप्स और टेक्निक्स होते हैं, या कि आप मेरा 2 दिन का मेडिटेशन कोर्स ज्वाइन कर लो आप बड़े अच्छे हो जाओगे, इन सब से, क्योंकि इन्होंने तो कमर्शियलाइज कर दिया है। ये तो आप क्या करेंगे, अगर आपने कभी वीडियो देखी हो तो ये एक इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग चला देंगे और 2-4 अच्छे आयन के कोट्स आपको सुना देंगे कि लूज योर सेल्फ और ये एंड एवरीथिंग, बट इन सबसे ठीक थोड़ी होता है। क्योंकि आप सर एक बात बताओ, जैसे जब इंसान की बीमारी अलग है तो आप उसका इलाज एक जैसा कैसे कर सकते हो? भाई मेरा मेंटल इशू हो सकता है कि काम को लेकर है, जरूरी थोड़ी कि आपको भी मेंटल हेल्थ उसकी वजह से हो सकता है कि आपके घर में कुछ समस्या चल रही हो सकता है आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकता है किसी बच्चे को करियर को लेकर परेशानी हो। तो ये कोई एक चीज़ का एक सॉल्यूशन तो इसी चीज़ का है नहीं, और हम हर किसी की पर्सनैलिटी भी तो अलग होती है ना सर। जैसे मान लीजिए मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मेरे को प्रॉब्लम है, मैंने घर पे बड़ा खुला होकर बता दिया, वो समझे नहीं समझे पर मैंने अपनी प्रॉब्लम बता दी। बट जो इंट्रोवर्ट है उनका क्या, वो तो इतनी जल्दी बोल भी नहीं पाते, उनके लिए सर मेहनत करनी पड़ती है, उनके लिए आपको उनकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, आपको साइंस देखने पड़ेंगे। अगर कोई इंसान जो नॉर्मल रहता है, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, बट नॉर्मली हंस खेल रहा है, वो एकदम से चुप क्यों हो जा रहा है? आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके घर पे हो सकता है, आपके मोहल्ले में हो सकता है। कभी कभी कैसा होता है कि हम लोग बहुत ही नॉर्मल अर्ली साइंस इग्नोर कर देते हैं कि इंसान एकदम से चुप हो गया या उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, तो हम कहते हैं अरे व्यस्त होगा। जैसे होता है ना कि आपके ग्रुप दोस्तों का एक ग्रुप है, उसमें से एक दोस्त है काफ़ी टाइम से आप लोगों को बुलाने पर नहीं आ रहा है, बोल देता है यार मैं काम है, मैं बिजी हूँ, तो आप लोगों ने हाँ चलो ठीक है बिजी है नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो आप एक बार पूछेंगे ना उससे कि भाई बार बार आप कहाँ बिजी हो रहे हो, क्योंकि अगर वो तो आपका नेचर है नहीं कि आपको मिलना नहीं पसंद हो या लोगों को आप मेरे साथ बैठना नहीं पसंद आपको, पर आप धीरे धीरे चेंज कर रहे हो ना इस चीज़ को, आप एक तरीके से एक अपनी शेल में जा रहे हो। तो इन साइंस को हमें देखना पड़ेगा, इन साइंस को हमें समझना पड़ेगा। और सर साइकेट्रिस्ट के पास जाना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो लोग कहते हैं कि एक तो सर एक और चीज़ है ना कि लोग मेंटल हेल्थ को पागलपन से ज़्यादा जोड़ देते हैं कि अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो तो ये आपको कुछ दिक्कत है। दिक्कत थोड़ी होती है, जरूरी थोड़ी कि मेरे ब्रेन में कुछ इशू ही है, और अगर ब्रेन में भी इशू है तो कोई पागलपन थोड़ी होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, और इसीलिए लोग डॉक्टर के पास जाने में कतराते हैं
इसीलिए लोग ये शॉर्टकट लेते हैं कि इंस्टाग्राम पे इनके चक्कर में फंस गए। या मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी ट्रस्टेड थेरेपिस्ट के पास जाओगे तो वहाँ जाके आपकी बात का एक्चुअली सॉल्यूशन भी होगा, क्योंकि उन्हें पता है उनको आपको कैसे टैकल करना है। मैंने भी मेंटल हेल्थ पे बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, पढ़े हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी को ठीक कर दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैं आपको अपना ओपिनियन दे सकता हूँ, और मेरा सबसे बड़ा ओपिनियन इस बारे में यही है कि भाई हर किसी की प्रॉब्लम बहुत अलग है। आपको या तो पहले प्रॉब्लम समझनी होगी, सबसे पहले आप एक सेफ स्पेस क्रिएट करोगे कि वो इंसान आपसे वो बात कर पाए। और इसके लिए जो ट्रेंड लोग होते हैं ना, वही लोग बेटर होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है आपसे बात कैसे करनी है। इसके सिम्टम्स आप कुछ बता सकते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो लोग जान पाएं घर में अपने बच्चों के देख के कि ये सिम्टम्स हैं, इसका मतलब कि अब वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है? कैसे क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? सर सबसे पहला तो वही, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि किसी का नेचर एकदम से चेंज हो जाए। कोई बच्चा है जो बहुत हंसता खेलता रहता है, वो एकदम से बड़ा सीरियस हो गया, तो आपको जानना पड़ेगा क्या हुआ है। हो सकता है स्कूल में उसको कुछ न कुछ कह दिया हो। सबसे पहला सिग्नल तो है कि कोई इंसान एकदम से अपना नेचर चेंज कर ले, सबसे पहला ये हो गया। दूसरा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो एक तरीके से खुश रहने का एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, बट वो लोग जब ओवर द टॉप बिहेवियर करते हैं, जैसे कुछ लोगों को होता है जब परेशान होते हैं तो सफाई करने लग जाते हैं। ओसीडी होता है कुछ लोगों को कि जैसे अगर वो स्ट्रेस में है तो वो ओवर ईटिंग करना चालू कर देते हैं। जैसे कुछ लोग स्ट्रेस ईटिंग इसका टर्म का नाम है। कुछ लोग होते हैं टेंशन में आके खाना बहुत जल्दी खाना चालू कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो टेंशन में आके सफाई करना चालू कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं तो बीमार बहुत जल्दी पड़ते हैं। अगर आपको बच्चा है घर में या कोई आपका मेंबर है जो बार बार बीमार पड़े जा रहा है, बार बार वो परेशान हो रहा है, या उसको रात में ढंग से सो नहीं रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा। आपको जैसे एक बार होता है, 2 बार होता है, तो आप पूछोगे ना, फिगर आउट करोगे ना कि क्या प्रॉब्लम है, क्या पैटर्न है। या कोई भी इंसान जब अपनी लाइफस्टाइल से एकदम से चेंज होकर कुछ अलग बिहेव करना चालू कर दे, सबसे बड़ा सर सिम्टम यही है मेंटल हेल्थ का। और कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको पता नहीं चलने देते कि उनको किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। बिल्कुल आपसे शांत रहेंगे, बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, आप बिल्कुल समझ नहीं पाओगे। लेकिन जो बहुत शांत रहता है उसके साथ भी आपको बात करने का, क्योंकि जो इंसान ना, अगर आप मान लीजिए कोई शांत बंदा भी है, अगर आप उसके साथ रेगुलर कांटेक्ट में हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसके व्यवहार से पता लग जाएगा भाई कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि उसको बोलने के ढंग में वो बिल्कुल छुपाने में बहुत एक्सपर्ट है, फिर भी सर बोलने के ढंग में, कुछ कर बैठने के ढंग में, कहने के ढंग में कुछ ना कुछ फर्क सर आ ही जाता है। और सबसे पहले ना सर, जब मेंटल हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो इंसान की सबसे पहले नींद जाती है, सबसे पहले स्लीप डिस्टर्ब होती है। जो स्लीप डिस्टर्ब होती है तो आपको उसको देखेगा कि आई बैग्स डेवलप हो रहे हैं, उसकी आपको हेल्थ पे फर्क पड़ना, क्योंकि मेंटल हेल्थ से फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होती है। आप देखेंगे उसका मतलब खाना पीना छूट गया है, उसका सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, उसकी लाइफस्टाइल ही पूरी एक तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। कोई एक बहुत ही ऑर्गेनाइज इंसान होगा आपके पास, लेकिन वो एकदम से परेशान होगा, दिमाग व्यथित है, तो आप देखेंगे उसके मतलब कपड़ों से लेके उसके काम करने के तरीके में, उसके सामान रखने के तरीके तक से पता लग जाता है कि माइंड उसका सही जगह पे है कि नहीं है। आपने लिखा है कि पैसा आपका सर्वेंट बन सकता है जी, और वो बोझ भी है। जी सर। तो ऐसा क्या हो सकता है कि पैसे को लोग मास्टर बना लें? क्या तरीके मास्टर बन जाए हम पास पैसे के? सर हाँ सर, ऐसा है ना, देखिए पैसे को लेके ना, यह बात में बिल्कुल सही है कि पैसा, बिल्कुल हम लोग पैसे के गुलाम हो गए हैं, जबकि पैसे को हमें गुलाम बनाना चाहिए था। अभी आप सर लेटेस्ट एग्जांपल देख लो ना, आपने भी देखा होगा ना सर, आईफोन 17 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। लोग लाइन लगा लगा के आईफोन ले रहे हैं, मतलब 2-2 दिन लाइन में, मतलब 21-21 घंटे लाइन में खड़े होकर आईफोन खरीद रहे हैं। कोई परेशानी नहीं है मुझे, सबके अपने शौक होते हैं, पूरे करने चाहिए। लेकिन कई लोग होते हैं जो कहते रहते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं है। हम ऐसे आप बोलोगे ना। आईफोन पे ध्यान आया, मैं एक बात रख दूं, मैंने सोचा कि आपसे बात, आईफोन मैंने भी देखा कई जगह, टीवी में दिखा रहा है कि लाइन लगे हुए हैं, रात से 8 बजे से लोग लाइन लगा के बैठे हैं जी। और कई ऐसे लोग थे, मैं देखा, देखने से तो नहीं लग रहा था कि आईफोन ले सकते हैं, ठीक है ना, वो भी बैठे हुए थे जी सर। तो मुझे लग रहा है ऐसा तो नहीं कि जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने हायर करके वहां बैठा रखा था, वो अपने घर में बैठे हैं और वहां हायर करके कि डेली उसको 1000 रुपए दे के क्या बैठो और ऐसा हुआ होगा क्या? सर ऐसा क्योंकि देखने में तो ऐसे ही लग रहा था मुझे। नहीं सर, ऐसा हुआ है। कितने लोग हैं, अभी दिल्ली में एक जगह लाइन लगी हुई थी, आई थिंक वो वेस्ट दिल्ली में, तो वो अपने मालिक के लिए लेने आए थे। ऐसा भी होता है, मालिक के लिए लेने आए थे और उसके बाद अच्छा, दो लोग लगा रखे हैं, 3-3 लोग 2-2 मोबाइल ले रहे हैं, ऐसा लगेगा कि वो मोबाइल लेने आया, जबकि वो भीड़ उनकी नहीं है, वो किसी और के लिए लगे हुए हैं। बिल्कुल सर, ये भी बिल्कुल बात सही है आपकी। कितने लोग जिनके पास टाइम नहीं है, जो ज्यादा पैसे वाले हैं, जिनके समय नहीं है कि लाइन लगा के, लेकिन फोन चाहिए उनको तुरंत। नहीं, समय भी होगा, लेकिन अब समय अब वहां पे लगाना अच्छा ही लगेगा ना, लोग देखेंगे क्या सर, वो वही बात है ना, उनके पास समय इस चीज के लिए नहीं है, उनको फोन चाहिए, उनको मतलब सुविधा चाहिए, उनको उसके लिए मेहनत नहीं करनी है। खैर वो अफोर्ड कर सकते हैं सर, वो कर रहे हैं, जिसको खड़ा किया उसको पैसा दे रहे हैं। बोल रहे थे हाँ सर, मेरा इस बारे में पॉइंट ये था कि सर जैसे आईफोन 17 आप ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप ले सकते हैं, आप लीजिए, लेकिन आप EMI पे मत लीजिए ना।
अगर आप जो 1.5 लाख रुपए का फ़ोन EMI पे ले रहे हो, आपकी मान लीजिए 10-12 हज़ार रुपये की EMI आ रही है, आप वो 10-12 हज़ार रुपये म्यूचुअल फंड में डालो, SIP में डालो, 2 साल में आपके फ़ोन की वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगी। लेकिन जो आप 2-2 हज़ार रुपये हर महीने डालोगे, 2 साल में वो तो एक अमाउंट हो जाएगा ना, जो आपके किसी न किसी काम आ सकता है। सर प्रॉब्लम पैसे के साथ ये है ना कि हम लोग डेप्रिशिएटिंग एसेट में कुछ ज़्यादा घुसे हुए हैं। हमारा सारा इंटरेस्ट डेप्रिशिएटिंग एसेट्स में रहता है। हमें फ़ोन अच्छा चाहिए, हमें गाड़ी अच्छी चाहिए, हमें बिल्कुल मतलब टिप टॉप कपड़े चाहिए। लेकिन ये सब सारी चीज़ें ऐसी है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर आप लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हो। मेरा ये मानना है कि आप कोई चीज़ तब तक मत खरीदो जब तक आप वो चीज़ को 3 बार खरीद सको और उससे आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे फर्क ना पड़े। कि अगर मान लीजिए मेरे को iPhone 17 लेना है तो मेरे पास इतना कैपिटल है कि मैं 3.5 लाख रुपए अगर खर्च कर दूं तो उससे मेरी डे टू डे लाइफ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर इतना सरप्लस कैश है मेरे पास तब मैं iPhone लूँ तो बिल्कुल बात सही है, मैं बिल्कुल ले सकता हूँ, बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं एक पे चेक टू पे चेक पे रह रहा हूँ या मेरी सैलरी आती है 2.5 लाख रुपए, तो उसमें 1.5 लाख रुपए का फ़ोन लेके मैं उसको EMI पे चलाऊँ और सिर्फ इसलिए कि मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ, यूज़ भी नहीं है ना सर। अगर मेरे पास iPhone 16 है, iPhone 15 है, मोबाइल फ़ोन्स को लेकर हम बात कर ही रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी अगर आप फ़ोन लेते हो किसी भी कंपनी का, आप अच्छे से अच्छा फ़ोन ले लो, महंगे से महंगा फ़ोन ले लो, 2-3 साल तक 4 साल तक आपको फ़ोन बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज के समय में लोगों को होता है कि हमें हर साल फ़ोन चेंज करना है, हमें ट्रेंड के साथ रहना है। क्योंकि अगर ऐसा लगता है अगर आप iPhone 17 आज नहीं ले लोगे तो कल लोग आपको मजाक उड़ाना चालू कर देंगे। इन सब चीज़ों में क्यों बन के रहना है सर? इन सब चीज़ों को लेके हमें सोचना चाहिए ना कि EMIs में फंसने का जो चक्कर है ना, EMI और क्रेडिट कार्ड, ये 2 चीज़ें ऐसी हो गई है ना कि जिसने लोगों को बिल्कुल फाइनेंशियल स्लेव बना दिया है। अब आप देखो, लोग जैसे बार्स में जाते हैं, पब्स में जाते हैं, 20-20 हज़ार रुपये के बिल आ जाते हैं। आपने खाया पिया, पार्टी करी, सब किया, पूरे हफ्ते आपने मेहनत करी, एक फ्राइडे नाइट के लिए आपने इतना सारा अमाउंट खर्च कर दिया, और इतना अमाउंट खर्च करने के बाद जब बिल आया तो आपने क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया। अब दिक्कत है कि वो क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए पैसे आपके पास मंथ एंड में नहीं है, तो आप क्या करते हो, मिनिमम ड्यू अमाउंट आती है, आप ये सोच के कहते हैं कि मिनिमम ड्यू अमाउंट, जैसे मान लीजिए 20 हज़ार रुपये का बिल है और 3,000 रुपये मिनिमम अमाउंट ड्यू है, तो अगर मैं मिनिमम अमाउंट ड्यू कर दूंगा तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये क्रेडिट कार्ड कंपनी बोलती है। पर ऐसा होता नहीं है। वो करते करते मान लीजिए कि आपने 1,500 रुपये का, 500 रुपये का पिज़्ज़ा खाया था, वो आपको 3 महीने बाद आपको 2,500 रुपये का पिज़्ज़ा पड़ा, जब तक आपने उसके सारे पैसे चुकाए। इंटरेस्ट होता है ना सर, इंटरेस्ट को लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब खर्च करते टाइम क्या होता है, नहीं ध्यान रहता, और देते टाइम ये लगता है कम से कम दे के जितना हमारा काम चल जाए हम इसको बाद में दे देंगे। लेकिन जो कंपनीज हैं, ये जो इंटरेस्ट के नाम पे जो हम लोगों को इन्होंने गुलाम विशेष साइकिल में फंसा रखा है कि आपकी आने वाली 6 महीने की सारी सैलरी इसी में जा रही है, तो आप डेवलप नहीं कर पा रहे ना, आप ग्रो नहीं कर पा रहे, और 6 महीने बाद फिर आपकी पार्टी में चले जाओगे तो आपके हिसाब से क्रेडिट कार्ड रखना सही है, गलत है? सर क्रेडिट कार्ड रखना देखिए गलत तो नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड रखना जरूरत भी है, क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड नहीं रखोगे, आप क्रेडिट कार्ड पे परचेज नहीं करोगे तो आपका सिविल नहीं बनेगा, सिविल नहीं बनेगा तो आज की डेट में आपको कोई लोन नहीं देगा। मान लीजिए आपको लोन चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड के परचेज से ही सिविल बनता है? सिर्फ क्रेडिट कार्ड की परचेज सिविल नहीं बनता, पर क्रेडिट कार्ड के स्कोर से इम्पैक्ट होता है, और वो अच्छा इम्पैक्ट होता है। उसमें क्या होता है कि अगर आप सिविल में क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आप टाइमली पे कर रहे हैं तो सबका सिविल हमेशा बहुत अच्छा रहता है। हमें क्रेडिट कार्ड ना फ्रूगल चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि आपने रैंडम हर चीज़ के लिए क्रेडिट कार्ड यूज़ करे जा रहे हो। और दूसरा, हमें ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि मिनिमम अमाउंट ड्यू का जो चक्कर है इसमें नहीं फंसना चाहिए। इससे आपका इंटरेस्ट आपका ओवरलैप होता रहता है, इंटरेस्ट कंपाउंड होता रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम क्रेडिट कार्ड से कोई चीज़ परचेज कर भी रहे हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम मंथ एंड पे उसको सारा बिल सेटल कर दें। और ये तभी हो पाएगा कि जब हम ज़रूरत की चीज़ें खरीदेंगे। जैसे हम क्रेडिट कार्ड को ये ना बहाना सोचें कि अगर मेरी 2 लाख रुपए सैलरी है, मेरा 3 लाख का क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, तो मतलब मेरी सैलरी 5 लाख नहीं हो गई है। आपकी सैलरी 2 ही लाख है। अगर आप 5 लाख की तरह स्पेंड करोगे तो आप हमेशा फंसे रहोगे ना, क्योंकि आप अपनी आय से ज़्यादा खर्च करें ना। आपकी जो इनकम है, क्या होता है ना, एक 50-20-30 रूल होता है। क्या होता है कि जब भी इंसान कमाता है ना 50-20-30, तो जो 50% आपका जो होता है, 50% तो आपकी नीड होती है भाई। जैसे आपका घर का किराया हो गया, या घर का खर्च हो गया, आपका राशन हो गया, आपका बिल हो गया, ये हो गया आपका। 30% सर आपकी वांट होती है। 30% मतलब आपका घूमना फिरना हो गया, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो गया, आप डिनर पे जाएंगे, कभी कभी बिरयानी खाएंगे, ये 30% हो गया। और 20% जो रूल होता है, 20% आपको आपकी सेविंग में डालना चाहिए, कि आपने इंडेक्स फंड में डाल दिया, आपने SIP में डाल दिया, आपने और जगह इन्वेस्ट कर दिया। मान लीजिए आपकी बेटी, तो आपने सुकन्या समृद्धि योजना इतनी अच्छी सरकार की, उसमें इन्वेस्ट कर दिया। ये आइडियली रूल होना चाहिए 50-30-20। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी चीज़ें सकारात्मक तरीके से चलती रहेंगी। लेकिन हो जाएगा हमारे यहाँ 70% तो हमारा वांट पे चला जाता है, 70% पैसा हमारा घूमने पे चला गया, अच्छे फ़ोन पे चला गया, महंगी से महंगी टीवी पे चला गया, या जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है वो भी। मान लीजिए अगर मेरे पास एक, आज के समय में ऑलमोस्ट हर किसी के पास नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, ZEE5 हो गया, सबके सब्सक्रिप्शन है, और आप कितना समय आपका पिक्चर देखने का, आप ट्रैवलिंग में देख रहे हो, आप मेट्रो में देख रहे हो, या घर में 4 लोग हैं तो उसके ऊपर भी 3-3 गाड़ियाँ हैं,
अब 3 गाड़ियां हैं तो आप उनका हर ईयरली इंश्योरेंस कराओगे, हर 6 महीने पर उनकी साल भर में सर्विस कराओगे, आप उनका पोल्यूशन ध्यान दोगे, पेट्रोल आज की डेट में इतना महंगा हो ही गया है। तो हमारे जो वांट होती है ना, वांट की सर कोई लिमिट नहीं है, वांट और डिज़ायर की कोई लिमिट नहीं है। और 70% हम उसमें चला जाता है, 30% हमारे नीड में चला जाता है, और 30% नीड में चला जाता है, 10% ईएमआई में, तो -10% सेविंग पे इंडिया चल रहा है सर। लोग सेविंग्स पे नहीं ध्यान दे रहे ना, क्योंकि सेविंग करना इतना वो नहीं है, मतलब सेविंग करने के नाम पे। अच्छा, ये जैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट, जी सर, मतलब पहले सेविंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, या इन्वेस्टमेंट करके सेविंग करें? सर आप जो सेव करो उसको इन्वेस्ट करो। हाँ, तो अभी जैसे मैंने देखा है कि इन्वेस्टमेंट कई लोग ना देख के भी, लोग को देख के उनके पास इतना है भी नहीं पैसा, लेकिन जबरदस्ती दूसरों को देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो ये खास करके मिडिल क्लास को मैं देखा हूँ, वो बेचारा वो फंसा हुआ है म्यूचुअल फंड में। ये आप इसके बारे में कुछ बताएं ना, कैसे जो है ना लोग किस तरह से अपने फंड को मैनेज करें, किस तरह से इसको। सर फंड को मैनेज करने का सबसे सिंपल तरीका ये है ना कि अगर आप आज के समय में ना अपनी सैलरी का 20%, आप ये सोच लो कि आप भले 20 साल के हो, आप चाहे 30 साल के हो, आप ये सोचो कि हर महीने का 20% मुझे अपने रिटायरमेंट फंड में डालना है, कि 20% सैलरी को मुझे हाथ नहीं लगाना है। ये मेरा रिटायरमेंट फंड की तरह काम करेगी, ये मेरा इमरजेंसी फंड की तरह काम करेगी, मेरी मेडिकल इमरजेंसी में काम करेगी। अगर हम सबसे पहले तो ये चीज़ करेंगे, मान लीजिए मेरी 10,000 रुपये सैलरी है, तो मुझे उसका 20% कहीं नहीं खर्च करना है। अब उस 20% को आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन आप जैसे क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे कि न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, ये अच्छा जो आप बता रहे हैं मिडिल क्लास फंसा हुआ है, या दोस्त ने कह दिया कि HDFC कर लो, इनसे कर लो। सब प्रॉब्लम ये होती है ना कि जो न्यूज़पेपर में फंड्स को लेकर जो आर्टिकल आते हैं सारे स्पॉन्सर्ड होते हैं। जो इंसान लिख रहा है उसके पास वो इन्वेस्टेड है इसमें, वो इन्वेस्ट करके लोगों को इन्वेस्ट करा के अपनी मार्केट से एग्जिट कर जाएगा। मेरे हिसाब से जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, जैसे हम शादी में जाते हैं ना सर, तो हम बुफे हमें बहुत पसंद आता है। क्यों? क्योंकि हमने एक प्लेट सजाई है, उसमें हमने थोड़ी सी दाल रखी है, थोड़ी सी कढ़ाई पनीर, थोड़ी सी सूखी सब्जी भी रखी है, और हमारा थॉट प्रोसेस ये रहता है कि मान लो दाल अच्छी नहीं हुई तो सब्जी से तो रोटी हमारी खा ही लेंगे। इन्वेस्टमेंट भी सर ऐसे होनी चाहिए, डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी आपको। आप ये नहीं सोच सकते कि इन्वेस्टमेंट मैं सिर्फ इक्विटी में कर दूं या मैं सिर्फ शेयर लेके बैठ जाऊं। ऐसे म्यूचुअल फंड का सोचा था शेयर में हुआ है, जैसे जो आप बता रहे हैं कि लोग IPO आता है उसके समय में लगे रहते हैं, या किसी भी कंपनी का शेयर लेके खरीद लिए, उन्होंने 50,000 शेयर खरीद के रख लिए और बाद में कंपनी डूब गई तो आपके पैसे चले गए, उसमें लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। तो आप थोड़ा सा इक्विटी में डालो, थोड़ा आप डेट में डालो, थोड़ा सा आप मान लीजिए गोल्ड में इन्वेस्ट अगर कर सकते हो, उतनी कैपेसिटी है, कैपिटल है आपके पास, तो थोड़ा गोल्ड में करो, थोड़ा मेटल में करो। और इन सब के लिए सर फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स अच्छे जो फंड्स होते हैं, HDFC हो गए, इन सब चीज़ों का, वो सब क्या होता है कि वो एक एलोकेट करते हैं कि हम 30% इक्विटी करेंगे, फिर हम 30% डेट में भी डालेंगे, क्योंकि सर इक्विटी डेट दोनों एक साथ डाउन ही आप नहीं जा सकता। अगर आपकी इक्विटी बहुत अच्छी है तो आपका डेट ऊपर खराब रहेगा, पर डेट ऊपर है तो इक्विटी, दोनों को बैलेंस करके वो चलता है कहीं ना कहीं। और सर डेट एक ऐसी चीज़ है ना, मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट में हम लोग बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट से जैसे बॉन्ड्स हो गए। मेरे जो दर्शक है ना, उनको बताइए कि इक्विटी और डेट्स ये है क्या, बेसिकली बहुत से लोग को नहीं पता है। जी सर, इक्विटी से शेयर्स हो गए। जैसे मान लीजिए कि रिलायंस की कंपनी है, रिलायंस की कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है, जो भी कंपनी, उसके शेयर्स होते हैं। अगर मैं शेयर्स में इन्वेस्टेड हूँ, मान लीजिए कि मैंने उसके 1000 शेयर खरीद लिए, तो ये इक्विटी हो गई कि मैंने 1000 रुपये इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया। 1000 शेयर मेरे जो भी एक्स अमाउंट के, मान लीजिए 5 रुपये का, तो मैंने 5000 रुपये इक्विटी में मैंने इन्वेस्ट कर दिए। ये इक्विटी हो गई। ये ट्रेडिशनल सर हमारा इन्वेस्ट करने का तरीका है। मोस्टली इंडियन जो अपना मिडिल क्लास है स्पेशली, इसी में करते हैं, अपना इक्विटी में ज़्यादा लोग इन्वेस्टेड रहते हैं। डेट सर एक ऐसा है जो हमारे इतना फेमस नहीं है, पर डेट बहुत अच्छा है। डेट हो गया सर, जैसे मान लीजिए कि रिलायंस ने एक बॉन्ड निकाला है। बॉन्ड में क्या होता है कि बॉन्ड एक फेस वैल्यू पे निकलता है, कि एक फेस वैल्यू एक कूपन रिटर्न होता है कि अगर आप मेरा बॉन्ड खरीदोगे, मान लीजिए 100 रुपये में आप खरीदोगे, तो मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा, और जब मेरा बॉन्ड की अवधि खत्म हो जाएगी तो आपने जो 100 रुपये में खरीदा था वो 100 का 115 आपको मिल जाएगा। तो मतलब एक होगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू, एक होगी उसकी फ्यूचर वैल्यू जो आपको फ्यूचर में मिलेगी, और बीच में आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। बीच में इंटरेस्ट मिलता रहेगा अवधि पे, इंटरवल जो भी उसका डिसाइडेड होगा। तो एक तरीके से आपको अपने पैसे के ऊपर भी इन्फ्लेशन एडजस्ट करके पैसा मिला, और जो पैसा आपने दिया हुआ है रिलायंस को, जो बॉन्ड खरीदा हुआ है, उस पर भी आपको पीरियडिकली इंटरेस्ट आ रहा है। तो एक तरीके से आप उधार दे रहे हो। बॉन्ड डेट का मतलब यही होता है सर, कि आप उधार दे रहे हो कंपनी को, और कंपनी आपको इंटरेस्ट भी देगी और आपका पैसा भी आपको सूद समेत वापस करेगी। तो डेट एक ऐसा है, हमारे यहाँ बहुत कम अभी, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसको एक्सप्लोर नहीं करते, बट मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि डेट में ज़्यादा फायदे हैं। इक्विटी मतलब इक्विटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी का सर अपना एक सब्जेक्टिव बायस होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इक्विटी से अच्छे रिटर्न्स आने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर कम लोग कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ सबसे प्रॉब्लम है सर, ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग बहुत पैसा गंवा रहे हैं।
आप देखो, आप कभी चले जाओ यूट्यूब पे, इतने सारे फाइनेंशियल चैनल आ गए हैं, निफ्टी की पुट खरीद लो, इसकी कॉल खरीद लो। जबकि कॉल और पुट हर किसी को पता थोड़ी है ऐसे कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। कॉल होता है कि अगर आप जब को आपको लगता है कि कोई भी चीज़ मेरा रेट बढ़ेगा तो उसको कहते हैं बेयर, बोलते हैं बेयर मार्केट, तो उसको बोलते हैं कॉल। कोई चीज़ आपको लगता है कि इसका रेट घट जाएगा तो मैं पहले इसको बेच दूं बाद में खरीदूंगा, शॉर्ट करना बोलते हैं इसको, होता है कि पुट खरीदना होता है। तो बहुत लोगों को पता नहीं है। मेरा सर ये सलाह है लोगों से कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है आज की डेट में, तो मेरी भी कई बातों पे विश्वास मत करो, ज़्यादा नहीं है, 3 महीने लगते हैं, आप फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस पढ़ लो। आज की डेट में ऑनलाइन अबंडेंट ऑफ सोर्स अवेलेबल है और हर भाषा में अवेलेबल है। हिंदी में सीखना है हिंदी में सीखिए, इंग्लिश में सीखना है इंग्लिश में सीखिए। जो पैसा आप इतना खून पसीना बहा के कमा रहे हैं, मेरे कहने पे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? आप अपना दिमाग लगा के इन्वेस्ट करो ना। आप उस चीज़ को इतना समझ लो ना कि आपको कंपनी की बैलेंस शीट देख के समझ में आ जाए कि भाई कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। क्यों मेरे कहने पे या झुनझुनवाला जी, लेट झुनझुनवाला जी के कहने पे या किसी के कहने पे आप कंपनी के शेयर क्यों खरीद रहे हो? आप खुद पढ़िए ना, आप खुद पढ़िए, आप खुद डिसाइड करिए। आपका पैसा है, हो सकता है आपसे गलती हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप करोगे तो गलती नहीं करोगे, पर आप सीख तो जाओगे ना। आप किसी और के कहे में तो आके इन्वेस्ट नहीं करोगे। और सबसे पहले इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये 50-30-20 रूल फॉलो करना चाहिए कि आपको 20% तो आपको अपना रिटायरमेंट फंड मानना पड़ेगा। क्योंकि सर आप देखो ना, अभी कोविड टाइम में सबसे ज़्यादा लोगों ने बैंकरप्सी डिक्लेयर करी है इंडिया में। बहुत लोग घर बेकार बीमार हो गए, क्योंकि एक मेडिकल इमरजेंसी एक ऐसी है ना आज की डेट में। और ऑलमोस्ट अगर मिडिल क्लास लेस से 100% मिडिल क्लास की सर पॉपुलेशन है, तो उसमें से 85% लोग ऐसे हैं ना, दे आर जस्ट 1 मेडिकल बिल अवे घर बिकने से। अगर एक घर में किसी को ढंग की बीमारी हो जाए जिसका इलाज सस्ता नहीं है, तो घर तक बिक जाएगा सर। पॉसिबल नहीं है लोगों के पास। लोग इंश्योरेंस नहीं खरीदते। हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी है आज के समय में। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देने में उनको बड़ा खराब लगता है, अरे बड़ा महंगा है, हेल्थ इंश्योरेंस बड़ा महंगा है। आईफोन की EMI, लैपटॉप की EMI चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जाके 2,500-3 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये एक दिन में आपने सोशल में खर्च कर दिए, बड़ा ओके है। लेकिन अगर आपको कि साल में, पूरे साल का अगर 15,000 रुपये प्रीमियम देना पड़ रहा है हेल्थ इंश्योरेंस का, तो आपको बड़ा खराब लग रहा है कि अरे कोई बीमारी नहीं पड़ता। आपको बता के थोड़ी बीमार पड़ेगा कोई। लेकिन आप सोचो ना कि जो 15,000 रुपया प्रीमियम पे करे उससे आपको 10-15 लाख का कवर मिल रहा है। सबसे ज्यादा मिडिल क्लास हॉस्पिटल बिल में तो सर खराब होता है। सही बात है। मान लो 15,000 ईयरली है जी, 10 साल का कितना हुआ? 1.5 लाख जी। यदि 1.5 लाख 10 साल में आपके परिवार में किसी कोई ना कोई तबियत खराब होता है सर, बिल्कुल होता है। जब तबियत खराब होगी इतना तो निकल जाएगा आपका, बिल्कुल निकल जाएगा। और मैं कह रहा हूँ नहीं भी निकल रहा है तो आप एक सेफ तो है ना, एक सेफ्टी नेट है। आपको हो, हाँ, ना हो तो अच्छा है, लेकिन यदि होते हैं तो एक बार हॉस्पिटल में भर्ती में 5 दिन के तो 1 लाख रुपए गया। बिल्कुल, अब सेफ्टी नेट है। आप देखो ना, कोविड टाइम जब आया था दिल्ली ने, मेरे हिसाब से 2-3 एपिडेमिक अभी रिसेंट टाइम्स में देखे हैं। अभी कोविड तो पूरे इंडिया ने देख लिया, हम सब ने देखा कितनी बुरी हालत थी। एक सर कोविड से पहले भी ना, कुछ 10-1 साल पहले जब आया था पहली बार डेंगू चिकनगुनिया आया था, तब कितनी मारामारी हुई थी हॉस्पिटल बेड्स को लेके। लोगों के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, तब तो हेल्थ इंश्योरेंस इतना कॉमन भी नहीं था, तब तो लोग लेते भी नहीं थे। अब तब देखो ना कि एक आदमी ने 2.5-3 लाख रुपए का बिल दिया 2 दिन रहने का हॉस्पिटल में, या 2.5 दिन रहने का, जो उसके पास थे भी नहीं। उधार मांग के दिया आपने कहीं से, आपने उधार दिया, आपने गहने बेचे, आपने कुछ करा। तो इन सबसे अच्छा ना आप हेल्थ इंश्योरेंस लो। मेरा यही कहना है सर कि आप मंथली जो आप खर्च करते हो, आप सबसे पहले सेफ्टी पे खर्च करो। आप एक हेल्थ इंश्योरेंस रखो, अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस जो आपको अच्छे से रिटर्न दे, जिसके आपके रिकंसिलिएशन प्रोसेस बहुत आसान हो। अच्छा एक आप ना ऑटो इंश्योरेंस रखो, अगर आप गाड़ी रखते हैं तो। इंश्योरेंस के जो पैसे हैं ना, ये खराब नहीं जाते, ये हमेशा आपके काम ही आते हैं। कहीं ना कहीं से आपको ये चीज़, जितना पैसा आपने दिया है ना लाइफ में, एक बार गाड़ी में कोई बड़ा डेंट लगा तो आपका रिकवर हो जाएगा कि आपने जितना भी प्रीमियम पे किया होगा। हमारे सेफ्टी नेट पे खर्च करने में लोगों को लगता है कि यार मैं इतना पैसा हेल्थ इंश्योरेंस पे दे रहा हूँ, इतना पैसा मैं इस पे दे रहा हूँ अपना मेडिकल इंश्योरेंस पे। फिर लोग सरकार पे करने लगता है कि बताओ यार, विदेश में जो सरकारें हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस भी दे रही हैं, हेल्थ केयर भी दे रही हैं, गाड़ी की भी सेफ्टी दे रही हैं, रोड भी अच्छी दे रही हैं, हम क्यों इतना पे करें कि मैं रोड टैक्स भी दूँ, मैं ये दूँ। लेकिन वही बात तो फिर हर चीज़ के लिए भी है ना। वही चीज़ तो सरकार, आप क्लब में भी जाने के लिए वही कर रही है, वहाँ भी GST चार्ज कर रही है, वहाँ भी सर्विस चार्ज आपसे ले ही रही है, लेकिन वहाँ पे आपको पैसे देने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें आपको मजा आ रहा है, ये आपको सेफ्टी मिल रही है। तो सेफ्टी थोड़ी बोरिंग होती है और ये आपको इमीडिएट काम नहीं आती, तो आपको लगता है कि अरे यार, मतलब मैं इस पे पैसे क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। तो सर वही है ना। और इन्वेस्टमेंट में सर जैसे होता है ना कि अगर आप इंडेक्स फंड में करोगे, तो इंडेक्स फंड इज लाइक कि तहरी होती है ना सर, बिल्कुल सिंपल, नो मसाला, नो कुछ, बढ़िया आपका नॉर्मल आता रहेगा, कोई रिस्क नहीं है। आप बढ़ोगे, FX में जाओगे, फॉरेक्स में जाओगे, थोड़ा सा रिस्क एपिटाइट आपकी बढ़ेगी, आपको थोड़ा मजा आएगा। एक नया क्रिप्टो आया है, क्रिप्टो मतलब स्ट्रीट फूड की तरह है सर। ठेले पे गोलगप्पे भैया बनाते हैं ना, या तो मजा ही आ जाएगा या तो पेट ही खराब हो जाएगा कि मतलब अगर आपको रिटर्न आ गया तो भाई बहुत बल्ले बल्ले, नहीं आया तो बिल्कुल ही बर्बाद ही हो जाओगे, क्योंकि उसकी कोई रेगुलेशन नहीं है, उसकी कोई मार्केट नहीं है। तो मेरा नए इन्वेस्टर्स को लेके बस यही कहना है कि
शॉर्टकट में मत ढूंढिए। आप ये मत सोचो कि मैं एक ही दिन में अंबानी बन जाऊंगा। आप बिल्कुल ये मत सोचो कि मैं एक ही दिन में सारी चीज़ें कमा लूँगा। टाइम लगता है, हर चीज़ ना ग्रेजुअली बिल्ड होती है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करोगे ना तो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है और वो ज़्यादा टाइम तक टिकेगी। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप पढ़ें, आप अच्छे से समझें, आप किसी के कहे पे इन्वेस्ट मत करो। अच्छा, एक डिजिटल गोल्ड होता है जी, और एक फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं लोग, तो लोगों को डिजिटल गोल्ड लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत से लोग लेते हैं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फिजिकल लो चाहे डिजिटल लो, बात तो उस कॉन्ट्रैक्ट के वैल्यू की है ना। नहीं, लेकिन फिजिकल गोल्ड तो आपके पास है। नहीं, फिजिकल सर बिल्कुल आपके पास है, इसलिए लोग सेफ है, चलो आपने खरीद लिया जितने का भी है, और डिजिटल तो है नहीं। हाँ, मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा? नहीं सर, लेकिन उसकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू तो होगी ना। ऐसा सर कमोडिटी में होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कमोडिटी में जैसा ना फिजिकल गोल्ड की आपने बात की, फिजिकल एल्यूमिनियम की बात की, तो कमोडिटी में क्या होता है ना कि क्योंकि मेटल ना बड़े महंगे आते हैं, तो इन पे आप ना इकट्ठे खरीद नहीं सकते ना। जैसे कि मेटल है तो इन पे ना कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। जैसे गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, तो हो गया कि भाई गोल्ड का एक लॉट है, एक लॉट के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू मान लीजिए कि $1000 है, तो उस पर आप एक कमोडिटी का कॉन्ट्रैक्ट कॉल या पुट खरीद सकते हो $100 में। इसको बोलते हैं लेवरेजिंग। डिजिटल गोल्ड हो गया, ये जो कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, लेवरेजिंग के लिए होते हैं, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं कि फिजिकल गोल्ड उतना एक्यूमुलेट कर सके। तो डिजिटल में कहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अपफ्रंट पे कर रहे हो, वो भले ही आपके हाथ में फिजिकल नहीं है, बट वो चीज़ आपके पास उसकी वैल्यूएशन सेम है, उतना ही जितनी फिजिकल वैल्यूएशन की सेम है। हो सकता है घर से चोरी भी हो जाए, वहाँ पे वो सेफ रहेगा ज़्यादा। तो मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जो लोगों को मिथ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिजिटल आई थिंक मेरे हिसाब से जो चीज़ें डिजिटल हो रही है ना, लोग बड़े इजीली बोल देते हैं कि अरे हैक हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता। आप किसी अच्छे सिक्योर सर्वर मैंने देखा कि जो आपकी गलती से हैक होगा, हाँ, आप वैसे नहीं पड़ोगे। क्योंकि सर लोग आप ये करते हैं ना कि जैसे कि फ़ोन आ गया आपको, अरे आपको ना मॉरिशस का ट्रिप मिल गया है, अब मैं आपको एक मैसेज भेजूंगा, OTP आएगा, आप मुझे बता देना। अब आप बताओ कि कोई ट्रिप आप मुझे दे रहे हो तो इसके लिए मैं आपको OTP क्यों दूं, या मैं कोई फिशिंग लिंक क्यों खोलूं अपने फ़ोन पे। ये सर लालच होता है ना। ये जो चीज़ें होती है ना कि हमें कोई चीज़ एक बार अचानक से मिलती है ना, तो इंसान सोचता नहीं है, उसको लगता है बस जल्दी से ले लो इसको, कि मतलब फ्री में मिल रहा है, फटाफट इसको ले लो, बाकी चीज़ तो हम देख लेंगे। तो इसी चीज़ का फ्री और जो शॉर्टकट के चक्कर में जो गड़बड़ होती है ना इन्वेस्टमेंट में, वहीं गड़बड़ होती है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा सेंसिबली करोगे, आप एक दिन में कोई चीज़ नहीं बनाना चाहते, जैसे एक दिन में घर नहीं बनता ना सर, समय लगता है, आप मेहनत करोगे, सब करोगे। इन्वेस्टमेंट भी वैसे ही है। अगर आप बिल्कुल रूल्स और रेगुलेशन से चलोगे, अपना प्रॉपर हर चीज़ को सही तरीके से, सही प्रोसेस से फॉलो करोगे, थोड़े से चीज़ों पे ध्यान दोगे कि भाई अगर आपको क्रिप्टो में करना है तो फिर आप रिस्क लेने के लिए तैयार रहें कि भाई पेट खराब हो सकता है ना बाहर का खाना खाने से। आपको नहीं खाना, आपको बिल्कुल सादा खाना खाना है तो आप इंडेक्स फंड में जाओ, गवर्नमेंट फंड में जाओ। आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा रिस्क लेना चाहता हूँ पर थोड़ा मुझे मज़ा भी आना चाहिए, आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर लो। तो ये सब चीज़ें हर किसी के रिस्क एक होता है ना, रिस्क इन्वेस्टर का रिस्क होता है, हमारा अपना होता है, अपनी एपेटाइट होती है कि मुझे इतना करना है, इतना मैं झेल सकता हूँ। और सर एक चीज़ और बताऊँगा कि बस थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा हूँ मैं इस बारे में, कि जैसे मान लीजिए कि मैंने इन्वेस्ट किया और मेरे को आज के दिन में 1000 रुपये कमाई हुई, ये मेरा फंड है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों को अपनाना चाहिए। तो जब मैं 1000 रुपये कमा लिया ना, तो उस 1000 में से मुझे 500 निकाल के 500 इन्वेस्ट करनी चाहिए। अच्छा। और वो 500 निकाल के अलग कर देनी चाहिए। मतलब यदि डेली आप 1000 रुपये कमा रहे हैं तो 500 रुपये इन्वेस्ट कर दें, 500 रुपये री इन्वेस्ट कर दो, और 500 रुपये निकाल के उसे किसी गवर्नमेंट फंड में डाल दो। जैसे आपने FD में डाल दिया, FD करा दो। अच्छा, तो क्या रहेगा ना कि आपकी जो टोटल कमाई हो रही है आप उसका भी सेव कर रहे हो, और वो आपको गवर्नमेंट FD में सिक्योर है, तो उसमें आपका अमाउंट में दिक्कत नहीं है। और आपने जो पैसा री इन्वेस्ट किया, अब वो बढ़ेगा घटेगा तो उसमें आपको इतना दुख नहीं होगा। तो इन सब चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ होती है। थोड़ा सा इसमें ऐसे लगता है लोगों को कि यार मतलब कम पैसे लगाऊंगा तो कम रिटर्न आएगा, बट आपका रिस्क भी तो कम रहेगा। ये चीज़ें भी तो आप देखोगे ना, और आप अपनी कैपिटल नहीं लूज कर रहे हो। आपका जो कमाया पैसा है, जो शेयर मार्केट से कमाया, आप उसी पे कर रहे हो, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। वो आज अप जाएगी, कल डाउन जाएगी। जरूरी नहीं कि हमेशा गिरी रहेगी, पर जरूरी थोड़ी कि हमेशा ऊपर भी रहेगी। कल को ट्रम्प साहब का कुछ मूड खराब हो गया, कुछ बोल दिया उन्होंने, तो मंडे को तो यहाँ तो हड़कम मच जाएगा ना। सही बात है, उनके बोलने से यहाँ मंडे खराब हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब आई थिंक अमेरिका का मतलब ये तो है सर, इम्पैक्ट है ग्लोबल मार्केट पे, इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है। आई थिंक धीरे धीरे हो रहा है, चीज़ें ठीक होंगी, मतलब मार्केट से करेक्ट कर लेती है अपने आप को। लेकिन एक बात है, मार्केट की बेस्ट बात है कि मार्केट खुद को बहुत जल्दी करेक्ट करती है, क्योंकि लोगों को समझ में आता है ना कि ये बस ऐसे ही है इन सब चीज़ से। क्योंकि जो कंपनीज हैं उनकी बैलेंस शीट है, उनकी प्रॉपर अपनी PE स्टेटमेंट्स हैं, लोग उनको देख के डिसाइड करते हैं, डेटा उनको देख के आता है। तो थोड़ा सा सेंसिटिविटी और सेंसिलाइजेशन जो है, वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे कर सकती है, लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम पीरियड मार्केट अपने को हमेशा करेक्ट कर लेगी। चलिए अब अलग सेशन पे चलते हैं। आपकी एक क्वालिटी और है हिस्ट्री के बारे में, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। ऐसा क्या कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताएं कि लोगों को ना, जो है ना बच्चे जो है खास करके, वो मतलब
उनका एग्जाम्पल के थ्रू कि प्रैक्टिकल उनको हो जाए, उस चीज़ को कैसे समझें, क्योंकि आज के समय बच्चे इंटरेस्ट कोई भी नहीं लेता। बच्चे जब पढ़ते हैं हिस्ट्री जी, उनको उस वक्त समझ पसंद नहीं आती, बड़े हो जाते तो पता नहीं रहती। तो ऐसा कुछ चीज़ बताएं जो कि आपको लगता है ना कि बच्चों को ये पता होना चाहिए इस तरीके से, कोई एग्जाम्पल के थ्रू। सर हिस्ट्री एक्चुअली ऐसा ना पसंद इसलिए नहीं आती क्योंकि हम लोग ना तारीखें बहुत याद करवाते हैं। हाँ। हमें भी नहीं पसंद था कि इस सन में पानीपत की लड़ाई हुई थी, इस सन में बक्सर में युद्ध हुआ था, अब बाबर ने यहाँ पे इन्वेड कर दिया, अब आप याद करो। तो याद करना सर थोड़ा सा टफ हो जाता है। मेरे को भी बहुत अच्छा याद करने का समस्या रही है, मुझे याद करने में तो मजा नहीं आता। हिस्ट्री का मुझे ऐसा लगता है ना सर कि अगर आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो आप उसको रिपीट करोगे लेकिन आप सुधरोगे नहीं। हिस्ट्री को लेकर तो ऐसे होता है। और इंडिया की हिस्ट्री तो सर बहुत फैसिनेटिंग है। मतलब एंशिएंट इंडिया अगर आप देखो, पुराने टाइम से देखो, रामायण महाभारत से लेके मिडिवल टाइम्स में इतने राजा टाइप आए, इतने डिफरेंट किंग्स यहाँ पर आए, इतने डिफरेंट तरीके का हमने पीरियड देखा है और सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। और आप क्योंकि अभी लोग क्या करते हैं कि लोग वेस्ट की बात करते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी और ये सब की, मतलब न्यूरो सर्जरी टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे यहाँ सुश्रुत ने बहुत पहले, चरक थे, महर्षि चरक थे, सुश्रुत थे, उन लोगों ने उस समय पे अपनी एंशिएंट में टाइम में ब्रेन सर्जरी की थी कोमाटोस करके। अब उन्हीं की चीज़ों को लोग पढ़ के वेस्ट में ले गए, उन्हीं की चीज़ों को डॉक्यूमेंट्स को लेके फॉरेनर्स चले गए, अब वो वहाँ जाके कर दिया है। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है योगासन जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अमेरिका में पेटेंट करा रखे हैं लोगों ने। सबसे ज़्यादा योगासन अमेरिका ने पेटेंट करा रखे हैं। अच्छा। जबकि योगा हमारे यहाँ से शुरू हुआ है, वो फॉरेनर्स हमारे यहाँ आए, हमसे सीख के गए और वहाँ जाके पेटेंट करा दिया उन्होंने कि ये हमने किया है। क्योंकि इंडिया में ना सर, इंडिया में कभी ना क्रेडिट लेने की होड़ नहीं थी। इंडिया में क्या रहा है ना कि एजुकेशन का सोर्स रहा है। आप देखो जैसे नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय पे इतनी किताबें थी और इतने सारे लोग वहाँ पे पढ़ने आते थे। इंडिया को तो एपी सेंटर बोलते थे ना, चाइनीज लैंग्वेज में भी एपी सेंटर ऑफ नॉलेज बोला गया, एनलाइटनमेंट, कि लोग हमारे यहाँ मतलब एनलाइटन होने के लिए आते थे, कि लोग हमारे आगे लोग था कि बस आगे हमें सारा ज्ञान हमें यहीं से मिल जाएगा। और हमारे यहाँ इस चीज़ को कभी क्रेडिट लेने की होड़ नहीं थी हमारे के टीचर्स में या प्रोफेसर्स में कि नहीं भाई तुम हमें जानो, हमारे बारे में बात करो। हमारे था कि इंडिया हमेशा ऐसी जगह रहा है, आप अभी भी काशी जाएँ, बनारस काशी चले जाएँ, हरिद्वार चले जाएँ, काशी में तो स्पेशली आप किसी भी जाके BHU है, मैं गया हूँ, कहीं भी घाट पे जाएं, किसी भी पंडित से बात करेंगे तो बड़े प्यार से आपको बहुत सरलता से बात करेंगे। आप उनसे कोई भी पूजा की विधि पूछोगे आपको बता देंगे। हालांकि भी रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने नाम खराब कर दिया है कि संतों का भी, मतलब अलग अलग तरीके से करके हरकतें करके, लेकिन रियल में जो लोग वहाँ पर हैं उनको नॉलेज है और उनको पता भी, बड़े प्यार से आपको बताएंगे भी, आप उनसे बात भी करोगे और उनके बारे में आप जानोगे तो आपको बताएंगे आपका जो भारत देश है वो कितना अच्छा रहा है। वो बताएंगे ना कि आपके जो मेडिकल साइंस की जो एडवांसमेंट हमारे उस टाइम में एंशिएंट टाइम्स में थी वो अब वेस्ट में अभी भी नहीं है। वो आपको बताएंगे कि जो लोग बात करते हैं किसी तरीके से, जो न्यूक्लियर बॉम्ब की बात होती है, एटॉमिक बॉम्ब की बात होती है, तो जब हम रामायण महाभारत डिस्कस करते हैं तो उसमें हम ब्रह्मास्त्र बात करते हैं, हम ब्रह्मशिरा की बात कर रहे हैं, हम इन सब की जैसे सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण का हम बात कर रहे हैं, तो जो से वो परपेचुअल घूमता रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी का उससे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? काइनेटिक एनर्जी के तो एग्जाम्पल है ना कि वो चक्र अपने आप घूम रहा है। जो ब्रह्मास्त्र की बात कर रहे हैं कि वो कहते थे ना कि लिखा, जैसे हमारे लिखा हुआ है कि पूरी सृष्टि का विनाश कर देगा, तो वो न्यूक्लियर ही बॉम्ब तो था उस टाइम की। क्या होता है जब साइंस बहुत एडवांस होती है ना तो वो हमें मैजिक लगने लगती है। अगर आप आज से थोड़े समय 100 साल पहले किसी को बताते, जब प्लेन ईजाद नहीं हुए थे, कि एक ऐसा समय आएगा कि मैं यहाँ अमेरिका में इस प्लेन पे बैठूंगा, उड़ के पहुँच जाऊँगा इंडिया, तो कहता ना पागल हो यार, या तुम्हें जादू आता है। लेकिन धीरे धीरे वो, क्योंकि एंशिएंट साइंस ही तो है, धीरे धीरे अनरेवल हो रही है, लोग उसके बारे में और पढ़ रहे हैं। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी इंडिया से आई है। स्टेम सेल अब जो फॉरेन में इतना रिसर्च उस पर हो रहा है, ये इंडिया से आई है। उसके बाद अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पे जैसे महाराज अशोका थे, महाराज अशोका के नवरत्नों पे कितना ज़्यादा स्क्रिप्चर है, कितनी रिसर्च है, आज तक उन पे पिक्चर्स बन रही है, आज तक उन मूवी बन रही है। उस टाइम पे मेटलर्जी इतनी डेवलप थी। एक चीज़ है मेरा ओपिनियन, अगर आप मतलब गलत सही की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन आप सोचेंगे इस बारे में, आप ये देखो कि मोस्टली से पहले पंजाब हो गया, गुप्त साम्राज्य हो गया, बहुत सारे थे। पहले हमारे मंदिरों में सोना कितना लगता था। आप कितने मंदिर देखोगे वहाँ पे पूरा पूरा मंदिर सोने से बना हुआ है, पूरी 100 किलो कैनेपी बनी है, पूरी सोने से बनी हुई है। और ऐसा तो नहीं कि इंडिया में कभी सोने की बहुत खदानें रही हो, इतना तो नहीं था ना। इतना आभूषण कहाँ से आ रहे थे हमारे पास? कहीं से तो हमारे पास इतने आभूषण आ रहे होंगे, कोई तो हमारे पास सोर्स होगा। ऐसा भी कहा जाता है ना कि हमारे पास उस समय मेटलर्जी हमारी इतनी एडवांस थी कि हमको जो आज के डेट में जो फिलोसोफर स्टोन कहते हैं, जब पारस मणि कहते हैं कि आप उसको किसी भी मेटल को आप सोने में कन्वर्ट कर देती है, तो हमारी साइंस इतनी डेवलप थी ना कि हम उसको मेटल को, नॉर्मल मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते थे।
जैसे महाराजा रणजीत सिंह की अगर आप देखेंगे, महाराजा रणजीत सिंह के समय में सबसे ज़्यादा गोल्ड का वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे जो नॉलेज थी, जो महाराजा अशोका के टाइम से चली आ रही वो नॉलेज उनके पास थी, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड उन्होंने किया। और मैं ये नहीं कह रहा कि पंजाब समृद्ध नहीं था उनके राज्य में, पर इतना गोल्ड कहाँ से आ रहा था? पैसा देना एक अलग बात है, अनाज देना एक अलग बात है, पर गोल्ड ऐसी चीज़ है ना, वो कहीं से तो निकालोगे आप, बना तो नहीं सकते ना, गोल्ड बन नहीं सकता, तो कहीं से तो आ ही रहा होगा ना। तो ये कह सकते हैं ना कि मेटलर्जी हो सकता है इतनी एडवांस रही हो, कि साइंस ही तो है सर, हर चीज़ साइंस है। जो मैजिक लगता है कि लोग, हम कहते थे कि अभी जैसे जो लोग मजाक उड़ाते संतों का कि संत हो भाई, आप कैसे बोलते हो कि आपके संत थे, यहाँ बैठे हैं अंतर्ध्यान हुए कहीं और पहुँच गए। वेस्ट में टेलीपोर्टेशन उसी को तो बोलते हैं। जो साईफाई मूवीज बन रही हैं, स्टार वॉर्स मूवी देखो, अब स्टार ट्रेक मूवी देखो, उसमें जो टेलीपोर्टेशन दिखा रहे हैं, यही तो कॉन्सेप्ट है ना, कि आप एक जगह से आपके जो बॉडी का मटेरियल है वो डिसइंटीग्रेट होकर किसी और जगह प्रकट हो रहा है, यही तो है। तो हिस्ट्री ऐसे अगर आप देखेंगे ना, अगर हम इस चीज़ को देखेंगे कि हमारे यहाँ पे कितनी ज़्यादा एडवांस चीज़ें थी, और स्टोरीज़ की तरह नहीं, स्टोरीज़ की तरह अगर हम उसको लेंगे तो मुझे लगता है कि बच्चों को हिस्ट्री ज़्यादा इंटरेस्ट करेगी। आप एग्जांपल देखें, वेलर के एग्जांपल देखें आप हमारे यहाँ, मतलब एक से एक, जैसे रजिया सुल्तान हो गई, रानी लक्ष्मीबाई हो गई। आप किस चीज़ में इंडिया को कम मानते हैं? लोग कहते हैं कि आर्यन जो इन्वेजन कहते हैं, ऐसा लोग कहा गया है कि मतलब कि वेस्टर्नर्स आए तब हम लोगों को सभ्यता आई हमारे यहाँ। यही तो एक कॉमन मिथ है ना कि वेस्टर्नर्स आए तब हमारे सभ्यता आई है। उनको दिखाओ हड़प्पा मोहनजोदारो, जब आपके यहाँ पे मतलब लिटरली लोगों के पास कपड़े पहनने का ढंग नहीं था, तब हमारे पूरी सभ्यता बनी हुई है, जहाँ पे वॉशरूम से लेके सीवेज से लेके सब बना हुआ था। आज भी जब हड़प्पा उनकी एक्सकवेशन होती है तो वहाँ पे जिस तरीके से बाथरूम दिखाए जाते हैं, वहाँ पे जिस तरीके से बाथ हाउसेस दिखाए जाते हैं, महिलाओं का कैसे अलग था, तो यही तो सभ्यता होती है ना। आप आर्किटेक्चर में देखोगे तो हमारे यहाँ मोहनजोदाड़ो देख लो, आप टेक्नोलॉजी में देखोगे तो आप हमारे यहाँ साइंस की ऐसी पढ़ोगे, जैसे इतने वेपन्स, इतने अस्त्र शस्त्र की जब हम बात करते हैं, आप इसमें देख लो, वॉरफेयर में हमारा ये देखें, टेक्नोलॉजी हो गया, एजुकेशन में नालंदा विश्वविद्यालय देख लो कि जब उसको जला दिया गया तो कितने साल तक किताबें जलती रही। चाइना से लेके बुद्ध धर्म से लेके सारे मॉन्क आके हमारे यहाँ पढ़ाई करते थे। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप उन चाइना के जो स्कॉलर हैं उस टाइम पे जो इंडिया आए हैं, आप उनकी किताबें पढ़ो, उन सब ने लिखा हुआ है कि इंडिया जो है वो लैंड ऑफ एनलाइटनमेंट है। एजुकेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, वॉरफेयर आ गया, फूड और न्यूट्रिशन हो गया। हमारा हल्दी दूध आज वेस्ट में टर्मरिक लाटे के नाम से बिक रहा है स्टारबक्स में। अभी घर पे मम्मी बोल रहे हैं हल्दी दूध तो नहीं है, मजा नहीं आ रहा। और ना जैसे हमारे यहाँ डाइट जो है ना, फैंसी डाइट आजकल हो गई है, लोग ऐसे खाते हैं, जबकि घर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, आइटम जिसको थ्रू आप जो है ना वो कर सकते हैं। वही ना, अब देखो ना, आप सुपर फूड के नाम से जो बिक रहा है, क्या बिक रहा है? मिलेट से तो बिक रहे हैं। हमारे यहाँ का स्टेपल डाइट था ना, फॉरेनर्स आए तब गेहूं वगैरह लेके आए ना। हमारे यहाँ तो पहले बाजरा, रागी, जवार, यही सब तो रोटी बनती थी। ये रोटी खाते थे हम, बिल्कुल फिट रहते थे, सब मजबूत रहते थे, काम करते थे, खेतों में काम करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। वो आए बोले नहीं तुम गलत खा रहे हो, आप गेहूं खाओ। हम गेहूं खाने लगे, अब वो बोले अरे आप तो सुपर फूड खा ही नहीं रहे हो, आप फाइबर नहीं ले रहे हो बॉडी से, अब वो न्यूट्रिएंट्स आ रहा है, अब वो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना सर, कि ये एक तरीके से ना जो वेस्ट क्या करता है, हमारे यहाँ से नॉलेज लेता है और हम ही को ना वो प्रेजेंट करके दे देता है। और हमारे यहाँ लोग इतने ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार है कि हम कहते हैं नहीं जी आप सही कह रहे हो, हमें नहीं पता था, आप ही ने हमें सब सिखाया है। रिलेशनशिप के बारे में आजकल डाइवोर्स केस बहुत बढ़ रहे हैं। हाँ सर, इंडिया में तो खैर कम है, लेकिन बाकी जगह ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ हो रहे हैं। उसके बारे में क्या आपका विचार है? नहीं सर, इंडिया में बहुत हो रहे हैं। इंडिया में तो एलिमनी का केस बहुत सीरियस चल रहा है आजकल। एलिमनी का तो कॉन्सेप्ट आ गया है, नहीं वो तो जोक्स अपार्ट। बट सर डिवोर्स केसेस आई बिलीव अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और क्योंकि लोगों में ना अब एफर्ट मारने की जो क्षमता है बहुत कम हो चुकी है, लोग एफर्ट नहीं डालना चाहते। आप ये देखो ना, बहुत बेसिक सी चीज़ है। पहले क्या होता था कि मुझे अगर एक बिस्किट का पैकेट लेना है ना, तो मैं उठ के जाऊँगा नीचे मार्केट से, दुकान से लेके आऊँगा। आज की डेट में मुझे कितना बड़ा सामान चाहिए, 10 मिनट में ज़ेप्टो वाला मेरे घर पे दे जाएगा। एफर्ट की बहुत कमी हो गई है सर, अब हम ना मेहनत नहीं करना चाहते। आज के टाइम में हर किसी को ना एक मूवीज़ कह लीजिए, रिलेशनशिप वेब सीरीज़ कह लीजिए, एक लोगों को ना एक परफेक्ट पार्टनर की एक जो दिमाग में एक इमेज छप गई है। हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, हर चीज़ में परफेक्ट चाहिए, और अपनी कमी कोई नहीं देखना चाहता। जबकि मेरे को ऐसा लगता है रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ होती है कि आप कोई इंसान परफेक्ट तो नहीं हो सकता। मेरे अंदर 50 चीज़ें अच्छी होंगी तो 50 चीज़ें बुरी भी होंगी। रिलेशनशिप वो होता है कि आप दूसरे की कमियों को देखते हो, उनको समझते हो और उसको टॉलरेट करते हो, और एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हो। लेकिन आज की जनरेशन में क्या हो गया है, आज स्पेशली नॉट आज की जनरेशन, मोस्टली लोगों में आज मैं देख रहा हूँ, अब लोगों में वो चीज़ नहीं रही है। अब लोग का क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है, अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, बट डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं।
हर किसी को बिल्कुल परफेक्ट वाइफ चाहिए, हर किसी को बिल्कुल परफेक्ट हस्बैंड चाहिए, जो अच्छा कमाता भी हो, खाना बनाता हो, घर का भी काम देख ले, सब कर ले। और हस्बैंड का भी ऐसे ही है कि वाइफ का एक सर्टेन पैरामीटर है, ऐसी ऐसी होनी चाहिए, घर का भी ध्यान रखे, मॉडर्न भी हो। तो ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती है ना। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। अगर आप सोचो, एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर मैं मान लीजिए कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और मुझे शादी करनी है, और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मैं साउथ दिल्ली की लड़की से मेरी शादी हो, कि ताकि वो मैं सोसाइटी में उसको शो ऑफ कर सकूँ। लेकिन फिर मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो साउथ दिल्ली से आई है, सोसाइटी में उसको मैं शो ऑफ कर सकता हूँ, उसकी एक सर्टेन लाइफस्टाइल रही है, अब वो सब छोड़ के सिर्फ मेरे मम्मी पापा को दिखे, तो यहाँ पे गड़बड़ है ना, ये गैप है। ये चीज़ नहीं हो सकती है ना, दोनों चीज़ आपको एक साथ नहीं मिल सकती। और सेम वेज लड़कियों का कैसे होता है कि आपको जैसे पहले से आपके सेट पैरामीटर्स हैं, मुझे इतनी वेकेशन चाहिए, मुझे इतना पैसे चाहिए, मुझे इतना घूमना है, मुझे इतना करना है। ठीक है, हर किसी का अपनी चॉइस होती है, आप चॉइस देख के शादी करो, मे भी आप ज़्यादा खुश रहो। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया ना कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन, और ना लोगों के अंदर सोचने की और सहने की क्षमता नहीं रही है। आप लोग ना बिल्कुल एफर्ट नहीं डालेंगे। आप लोगों को लगता है जरा सी भी चीज़ खराब हुई ना, लेट्स गेट सेपरेटेड, लेट्स गेट डिवोर्स। बहुत ईजी हो गया है, अब टैबू नहीं रहा। पहले टाइम पे क्या था कि जैसे अभी आप देखो ना, 20 साल पहले को बोले कि किसी खानदान में एक ने तलाक लिया होता था तो मशहूर हो जाता था गांव और जिले में, अरे भाई उनके तो उन्होंने तलाक ले लिया। अब तो हर घर में हो जाता है, कई ज्यादातर हर घर में तो नहीं कहूंगा लेकिन ज्यादातर वही। और एक तरीके से सही भी है, पहले बहुत लोग थे वो टॉर्चर सहते थे, एक बहुत एक्सप्लॉयटेशन सहते थे, पर बोल नहीं पाते थे। लेकिन प्रॉब्लम हमारे सही है, हमारे हर चीज़ ना बहुत ही एक्सट्रीम में होती है। जब लोग सह रहे थे तब बहुत एक्सट्रीम था, अब बिल्कुल नहीं सह रहे तो ये भी बहुत एक्सट्रीम है। अब बहुत ही क्विक सॉल्यूशन हो गया है कि भाई फट से डिवोर्स कर लो, फट से ये कर लो, फट से यू विल गेट रीमैरिड। और ये सब चीज़ें ना आप एक तरीके से मूवीज़ देख के, लोगों को देख के, इन्फ्लुएंसर्स को देख के इंस्पायर होते हो, उन्हीं से आप सीखते हो ना। आप जैसे कितने इन्फ्लुएंसर है देख लो, मल्टीपल शादियां करके घूम रहे हैं, अब कितने लोग उससे भी ले लेंगे एग्जांपल कि भाई तुम दो शादी कर रखी है। स्टार हैं, बहुत से स्टार हैं जो बिल्कुल सर 2 साल शादी करी, फिर ब्रेकअप कर लिया, फिर डिवोर्स कर लिया, फिर देन दे गेट मैरिड। बट वो ये नहीं सोचते ना कि हमारे यहाँ जो फैमिली के वैल्यूज़ हैं, जो स्टार्स में, उनकी लाइफ बहुत डिफरेंट है, आप उनको ऐसे फॉलो नहीं कर सकते। और आज की डेट में जो लोग रिलेशनशिप को ना इतना कैजुअल लेते हैं, इतना ट्रिवियल लेते हैं, वो ये नहीं देखते कि इन चीज़ों से घर वालों पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक लड़का हूँ, मान लीजिए मैं अगर कल को मैं ब्रेकअप कर लूँ या मैं डिवोर्स कर लूँ, मैं तो अपने बारे में सोच रहा हूँ, बट मेरे पेरेंट्स एक सोसाइटी से आते हैं, उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है उनके लिए चीज़ें इतनी ईजी ना हो। लोग ऐसे कहते हैं कि पहले लोग हाई सोसाइटी को देख के थोड़ा ज़्यादा होते थे कि वहाँ पे बड़ा इजी है ये सब करना। ठीक है, उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि उनका एक लाइफस्टाइल, एक सर्टेन लाइफस्टाइल रहा है, आपका अभी वो नहीं है। अगर आप उस तरीके से रहना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, अगर आप अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में ले रहे हो, दोनों साइड पीपल आर एग्री, म्यूचुअल है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इसको क्विक फिक्स की तरह नहीं अप्लाई कर सकते। कोई ज़रूरी नहीं कि आप नेक्स्ट टाइम शादी करोगे तो आपका परफेक्ट रहेगा। आप तो जब यहाँ से निकले वहाँ से भी निकल जाओगे भाई। अनटिल अनलेस देयर आर थिंग्स जो आप नहीं सह सकते, ऑब्वियसली देयर शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटेशन। दोनों एंड से एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, दोनों एंड से कोई ऐसा मेंटल या फिजिकल टॉर्चर नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आप लगता है चीज़ों पे वर्क कर सकते हो, आप वर्क करो। लेकिन आप क्या होता है, रिलेशनशिप हो कोई भी हो सर, ये डेली वर्क है, एवरी डे यू हैव टू वर्क ऑन इट। अगर आपको लग रहा है आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको जैसा लगे अच्छा लगे। बहुत बढ़िया जी, अच्छा लगा अनुराग जी आप आएँ, और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई है, और मुझे लगता है कि दर्शकों को पसंद आएगा। आपने बहुत अच्छी तरीके से, सरलता से आपने हर टॉपिक पे डिस्कशन किया, बताया उसको जो है ना। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भाई, आप आए यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, यह थी हमारी खास बातचीत अनुराग मिश्रा जी के साथ। उनकी बातें हमें यह सिखाती हैं कि ज़िंदगी सिर्फ पैसों और पदों की नहीं, बल्कि भावनाओं और अनुभवों की भी होती है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए और द रंजीत टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।